सिसिलिया, काफ़ी समय हो गया मिले हुए हमें। 1 हफ्ते से तुमने मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दिया। इतना समय तुम्हें किस चीज़ में लग गया? सिसिलिया कहती है कि मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। ज़ियान कहता है क्या फिर से वही बहाना? सिसिलिया सोचती है इसका ये ठंडा लुक फिर से, मैंने इसे काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा। इसके ये सब्टेल और बोल्ड फेशियल कॉन्ट्रास्ट और सिल्वर हेयर, कुछ भी बदला नहीं इन दिनों में। बात रही इसकी इन ग्रीन आइज़ की, तो इन आंखों में अभी भी वही ठंडापन है, जज्बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं सोचती थी कि मैं इसके ऊपर निर्भर हो सकती हूँ, लेकिन वो फैसला आज मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावे में डाल चुका है। 6 साल पहले मुझे मेरे दुश्मन राज्य को बेच दिया गया था। हमारी जो शादी थी वो एक समझौते की शादी थी। मैं जो कि ज़ेनर एम्पायर की एक प्रिंसेस हूँ। बात रही रियान की, वो लिजेन एम्पायर का एक ग्रैंड ड्यूक है। हमारे रिश्ते ने दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती और संबंध बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन ये तो एक ऊपरी परत थी, सच इससे भी कड़वा था। हकीकत में तो हमारी शादी बस एक दिखावा ही थी ना। मैं एक इलिजिबल चाइल्ड थी जो कि ज़ेनर एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस के रूप में बोर्न हुई थी, वो भी एक एक्सटर्नल अफेयर की वजह से। और शायद यही वो कारण था जिस वजह से लोग मुझे नीचा समझते थे और मुझे नीची नज़रों से देखा करते थे। लिजेन के सबसे शक्तिशाली एलेनर डूची के मुखिया ने नाजायज बच्ची से शादी कर ली थी, और शायद इसी बात से उसके बड़े और इतने ज़्यादा घटिया घमंड को एक चोट पहुंची थी। और शायद यही वो कारण रहा होगा जिस वजह से ये मुझे इतना ज़्यादा रूखेपन से ट्रीट करता है। दूसरी ओर बात करें हमारे बच्चे कैसर की, उसके पास उसके पिता की विरासत में दी गई बस एक ही चीज़ है, ना शक्ल ना सूरत, बस उसकी आंखें। उसके पास सेम अपने पिता जैसे ग्रीन एमरेल्ड आइज थी। सिसिलिया अपने होश में आते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैंने आपको काफ़ी याद किया। वो बंदा कहता है, क्या फिर से? रियान कहता है, आज बिल्कुल नहीं। सिसिलिया कहती है कि 1 हफ्ता हो गया, आप उससे मिले नहीं हैं आज तक। जवाब देते हुए रियान कहता है, क्या 1 हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है? सिसिलिया कहती है कि क्यों ना आप उससे जाकर के मिले और उसको एक वार्म हग दें। ये सुन रियान उसको एक कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा होता है। सिसिलिया सोचती है, ओह, लगता है ये आज फिर से नहीं मिलना चाहता उससे। वेट, ये टी के पास से फिर से सेम सेंट? क्या ये लोग मुझे मारने के लिए फिर से जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं? वहीं बैकग्राउंड सीन में हमें दिखाया जाता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमें जल्दी से पॉइजन से सिसिलिया को मार देना चाहिए। सिसिलिया भी बता रही होती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है ज़िंदगी के लिए। वो कहती है कंटिन्यू करते हुए कि ये बेवकूफ़ लोग ऑब्वियसली जानते हैं ये फैक्ट कि मेरे यहाँ पे क्या औकात है। ये चीज़ जानने के बावजूद ये मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं, मुझे टॉर्मेट करते हैं। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ये जानते हैं कि मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि मैं इन लोगों के रास्ते का एक काड़ा हूँ और समय आ चुका है कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन केसर, उसका क्या दोष है? वो रियान से विनती करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं आपसे विनती करती हूँ, भविष्य में मैं रहूँ या फिर ना रहूँ, आपको किसी भी हाल व कीमत पे केसर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को मेक श्योर करना कि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबली बिताए जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए। और हाँ प्लीज़, उसके लिए गुड फादर ज़रूर बनना। वो मन ही मन अपने सपने संजोते हुए बताती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा केसर है वो मेरे बिना भी एक अच्छी ज़िंदगी बिताए। और जब वो 10 या 20 साल बाद अडल्ट हो जाएगा, वो शायद अपनी मॉम को भी ना याद रख पाए। रियान कहता है कि तुम तो वही बात कह रही हो जो सबको पता है, एलेरन खानदान के खून रखने वाले व्यक्ति को इज्जत के साथ तो पेश करा ही जाएगा ना। ये सुन सिसिलिया सोच रही होती है, क्या तुम नहीं जानते इस फैमिली में हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, खास तौर पे मुझे और केसर को। इनफैक्ट तुम भी कुछ अलग नहीं हो, तुमने सिर्फ अपने आप को रोक रखा है क्योंकि तुम इस दिखावे को कंटिन्यू करना चाहते हो। हकीकत में तो तुम सबसे पहले वो व्यक्ति हो जो मुझे चाहते हो कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। प्लीज़ आप ये प्रॉमिस भूलिएगा मत जो अभी अभी आपने मुझसे किया है। रियान बीच में उसे काटते हुए कहता है कि हे, बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हें आज इसलिए यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले आवाज़ आती है, योर हाइनेस। सिसिलिया सोचती है इसका ये इनसिंसियर रिप्लाई, मैं श्योर हूँ ये इस बात को ज़रूर से भूल जाएगा, इसको मेरा प्रॉमिस कभी याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं मेक श्योर करूँगी कि ये कभी भूले ही ना। वो कहती है, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। रियान कहता है, क्या? सिसिलिया कहती है कि मैं सच में तुमसे दिल से नफ़रत करती हूँ। आखिरकार उस दिन तुम मेरे करीब आए ही क्यों? मुझे दिलासा क्यों किया? मेरा हाथ क्यों थामा?
और आखिरकार तुमने मुझे अपने प्यार में गिरने के लिए मजबूर किया ही क्यों? तुमने मुझे एम्बेरस क्यों किया? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया और उन चीज़ों के बावजूद मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे? मैं सिंसियरली इस चीज़ को पछता रही हूँ कि इस दिन मैंने तुम्हें चुना। मैं अपने आप से नफरत करती हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। सिसिलिया को रोता हुआ देख वो एक सांस भरता है, खड़ा होता है। वो कहता है कि जितनी नफरत तुम अपने आप से करती हो उतनी मैं भी खुद से करता हूँ। उसके पास आता है, कहता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो सिसिलिया, है ना? तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? और उसको हक कर लेता है। इसको ऐसा करता देख सिसिलिया सोचती है वो फिर से अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। मुझे पहले लगता था कि उसका ये कभी कभी प्यारा और अपनापन दिखाना प्यार था, लेकिन शायद मैं गलत थी। मैं समझ नहीं पाई इस आदमी को कभी भी। रियान उसे काम करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब इस तरीके से कंप्लेन करना बंद करो। तुम जानती हो ना मुझे प्रोवोक करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सिसिलिया सोचती है क्या कंप्लेन? सच में कितना घमंडी इंसान है। अब जब मैं इस बारे में सोचूं, अगर मैंने ये चाय पी ली तो फिर शायद मैं मारी जाऊंगी। ऐसे में तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे? वो कप उठाती है, उसका एक सिप लेती है, कहती है रियान। अगले ही पल उसके हाथों से कप गिर जाता और खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। उसकी हालत इमीडिएटली बद से बदतर हो जाती है। जो देख रियान पैनिक करने लगता है, वो उसका नाम चिल्लाने लगता है। सिसिलिया अपने आखिरी शब्द कहती है, रियान अगर नेक्स्ट लाइफ होती है तो फिर हम लोग एक दूसरे से कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। हम दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा। वो धुंधली आंखों से देख पाती है कि अनएक्सपेक्टेडली रियान यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब से एक्ट कर रहा है। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा होता है। वो पैनिक कर जाता है इसके ये हालत देख करके। सीन कट होता है, हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है लिज़ेन इम्पेरियल पैलेस के अंदर, जहाँ पर की मीटिंग चल रही होती है। सब लोग इस बारे में बहस कर रहे होते हैं कि हम लोग भला हमारे जैसे प्रेस्टिजियस फैमिली के लोग ज़ेनर एम्पायर की एक प्रिंसेस को अपनी क्राउन प्रिंसेस कैसे बना सकती है। एक बंदा जवाब देता है, योर मेजेस्टी जो इनका इन्वॉय आया है उसको वापस भेज दीजिए। उससे कह दीजिए कि हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करने वाले, एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हम लोग उनके ट्रिक में कैसे फंस सकते हैं। एक बंदा उसे काटते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, इमोशंस को इस जगह पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर बीच में मत लाइए। वो बंदा भी जवाब देता है कि लॉर्ड एडन, इस तरीके से क्या हम बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके देखते रहे? वो लोग हम लोगों को डिसऑनर कर रहे हैं। तो एक बंदा कहता है कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो हम अपने दुश्मन के ये रिडिकुलस एक्सेप्ट करें डिमांड को, या फिर उससे हम फाइट बैक करें। कहानी बताई जाती कि लास्ट ईयर ही जो सालों से चलती हुई आई हुई वॉर है वो एंड हो गई और लेजेंड एम्पायर होली एम्पायर ज़ेनर से हार गया। ज़ेनर को लिजेन की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें लड़ाई रोकने की बात की गई थी, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठा करके लिजेन को जलील और उसके गुरूर को तोड़ करके हार मानने पर मजबूर कर दिया। हम ज़ेनर एम्पायर के किंग को देख सकते हैं, उसके मन ही मन में थॉट्स चल रहे होते हैं कि मैं सिसिलिया की शादी करवाऊंगा क्राउन प्रिंस लिजेन से और उन लोगों को जलील करूंगा। बैक टू द स्टोरी, लिजेन किंगडम में एक बंदा कह रहा होता है कि आप लोग जानते हो वो प्रिंसेस, उसको तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिली है ज़ेनर नेम की। दैट मीन्स वो एक इलिजिबल चाइल्ड है। इसका जवाब देते हुए एक बंदा लॉजिकली कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग वॉर को कंटिन्यू करें? तुम जानते हो ना हमारे कोवर्कर्स और हमारे जो यूथ है वो पूरी तरीके से इसमें हारी जाएगी। एक चश्मुद्दीन इसमें सहमति जताते हुए कह रहा होता है कि हाँ, इस तरीके से गुस्सा करने से इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जा सकता। ज़रूर उनका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मोटिव होगा ये करने का। बीच में ये कहता है कि क्या बात हो गई, क्राउन प्रिंस पूरे ही टाइम यहाँ पे शांत बैठे हुए हैं। क्राउन प्रिंस कहता है, लॉर्ड एलेनर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो दूसरा भी सहमति जताते हुए कह रहा होता है कि यस योर हाइनेस, आप भी बताइए आप क्या विचार रखते हैं। लॉर्ड एलेनर कहता है, वेल मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि ये जो बहस है ये पूरी तरीके से समय बर्बाद कर रही है। चलो तुम लोग तो इस तरीके से बहस करते रहोगे और बहस चलती रही तो फिर ये तो खत्म ही नहीं होगी। क्यों ना मैं एक सॉल्यूशन दे दूं। उन लोगों की रिक्वेस्ट यही है ना कि वो लोग यूनियन बनाना चाहते हैं सबसे नोबलिस्ट और ब्राइटेस्ट लिजेंड के साथ। यहाँ पर ये चीज़ तो मेंशन कर ही नहीं गई है कि इस यूनियन तभी बनेगी जब वो ब्राइटेस्ट और नोबल मैन क्राउन प्रिंस ही हो। या फिर आप सभी को ये लगता है कि क्राउन प्रिंस इकलौते थ्रोन को हासिल करने की लाइन में है? इसकी ये बात जैसे लोगों के कानों में पड़ती है वो लोग घुसपुस करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ इस बारे में सोचा जाए तो फिर वो लिजेंड के उत्तर और पश्चिमी भाग के विशाल मैदानों और इलाकों के ऊपर शासन करता है।
वो इकलौता डूची ऑफ एलेनर का लॉर्ड है, एक वॉर हीरो, और थ्रोन को हासिल करने की लाइन पे दूसरे नंबर पर भी है। लिजेंड ने अपने कैपिटल को अंत तक संभाल करके रख पाया और ऐसा ज्यादातर लॉर्ड एलेनर की ही वजह से मुमकिन हो पाया था। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर जेनेर के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो एलेनर ही है। क्राउन प्रिंस भी सोच रहा होता है कि हाँ, हो सकता है कि वो लोग ग्रैंड ड्यूक एलेनर को इस यूनियन के लिए एक्सेप्ट कर ले। क्या इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर खास तौर पे नाम को मेंशन नहीं किया था? रियान भरी सभा में कहता है कि मैं उसको अपनी डुचेस के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। एम्पर कहता है कि क्या वो नाजायज औलाद श्योरली यहाँ पर क्राउन प्रिंस को चुनना चाहेगी, क्या तुम उसका परस्यू करना चाहते हो? रियान कहता है ऑफ कोर्स, मैं उसको यहाँ पर चूज करने के लिए मजबूर करूंगा, फिर चाहे मुझे कोई सी भी तरकीब इस्तेमाल करनी पड़े। क्राउन प्रिंस कहता है कि माय लॉर्ड, आखिरकार आप करना क्या चाहते हो? बीच में ही मोटा कह रहा होता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। आखिरकार जो लॉर्ड एलेनर है वो रूलर जो ठहरे हैं, उनका घर इतना ज़्यादा शानदार और चमकदार है, उनके घर में 100 से भी ज़्यादा सर्वेंट काम करते हैं, प्योरली वो इन्हीं को चूज़ करेगी। उनके मेंशन के अंदर ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो तो एक नाजायज़ औलाद जो ठहरी। एम्पर कहता है कि जो सेम चीज़ें हैं वो लिजेंड में भी मिल सकती हैं, जो मटेरियलिक थिंग होती है वो उसकी चॉइस को बदल नहीं सकती। ये सुन मोटा घबरा जाता है, पैनिक करते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर कैसे हो सकता है? रियान एक पोज लेता है, उसके बाद कहता है जैसा कि तुमने कहा था ये इतना भी मुश्किल भरा नहीं होने वाला। मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे अपनी ही तरह इक्वली ट्रीट करूँगा। रॉयल फैमिली के नाजायज बच्चों की हैसियत वहाँ पर एक कीड़े से भी कम मानी जाती है। मुझे इस बात का यकीन है कि ज़ैनर में उसे कभी भी इज्जत और सम्मान नहीं मिला होगा। उसे कन्विंस करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं उसे ये चीज़ महसूस करवा दूंगा कि लिजेंड और ज़ैनर से एलेनर कितना ज़्यादा डिफरेंट है। मैं उसे ये चीज़ महसूस करवाऊंगा कि मैं और ये पूरी कंट्री उसे डिग्निटी, गरिमा के साथ ट्रीट करेंगे और मैं उससे प्यार करूंगा बिल्कुल इक्वली। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्रिएटली वो मुझे ही चूज़ करेगी। ये बात सुन सभा के अंदर सबके तोते उड़ जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि सच में जो लॉर्ड एलेनर है वो कितना ज़्यादा क्रूअल है। माना कि वो हमारी एनिमी एम्पायर की एक इलिजिमेंट चाइल्ड है, पर फिर भी इतना बुरा उस बारे में सोचना और उसके साथ ऐसा करना, क्या नहीं लगता ये भेदभाव है? एक बंदा बीच में कह रहा होता है कि पर क्या आपसे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? आपके खानदान की इज्जत इस दाव के ऊपर है। और वैसे भी 10 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना, इलिजिमेंट चाइल्ड से जुड़ा हुआ हादसा हुआ था। उसके बाद ये सुनते ही वो पास्ट में चला जाता है, सोचता है कि भला मैं उस मंजर को कैसे भूल सकता हूँ। 10 साल पहले वो याद करता है कैसे इसके अंकल ने इसके ही मदर फादर को मार डाला था, इसके खुद के अंकल के द्वारा इसको धोखा मिला था। वो सबको जवाब देता है हाँ, मैं इस बारे में खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इस रास्ते के बीच में नहीं आने देने वाला। जब बात ऐसी ही है तो फिर मैं ऐसा कोई सा भी काम नहीं करने वाला जिस वजह से मेरे खानदान की जो इज्जत है वो खतरे में आ जाए। एम्परर सोच रहा होता है कि ये नेगोशिएट करने का ट्राई कर रहा है। रियान कहता है अगर डूची की इज्जत और शान बनी रहे तो फिर जो जिलोना प्लान्स को छोड़ देना भी काफ़ी उचित कीमत रहेगी। मतलब वो ये कह रहा है कि डूची की रेपुटेशन बनाए रखनी है तो फिर जो जिलोना प्लान्स है उसको यहाँ पर कुर्बानी कर देना ये एक बराबरी का सौदा है। वो बंदा सोच रहा होता है कि जिलोना एक बहुत उपजाऊ और कीमती इलाका जो कि लिजेंड के पास ही है, लेकिन फिर भी एलेनर लिजेंड की आखिरी उम्मीद और सुरक्षा है। और वैसे भी वो जेनेर की इलिजिमेंट डॉटर को भी तो अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वो ऑर्डर देता है कि ठीक है फिर तुम जिलोना को ले सकते हो। रियान कहता है कि मुझे खुशी हुई, ऐसा लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ। एम्पायर उसे फिर से वॉर्न करता है कि अपने शब्दों के ऊपर से पीछे मत हटना, तुम्हें उस लड़की का पीछा करना पड़ेगा ही। वो भी कहता है ऑफ कोर्स, मैंने जुबान दी है। और यहीं पे इनकी जो मीटिंग होती है खत्म हो जाती है, सारे लोग जाने लगते हैं। पीछे से क्राउन प्रिंस कहता है रियान, आखिरकार अभी तुमने जो मीटिंग में कहा था क्या उससे सच में यही मतलब था? रियान सवाल करता है योर हाइनेस, आप किस चीज़ को रेफर करना चाह रहे हो? क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि मैं वो जिनेर की प्रिंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम उसको अपनी ही तरह इक्वली प्यार करोगे, क्या ये सच है? रियान कहता है क्या ये चीज़ मैटर भी करती है अगर मैं करता हूँ या फिर नहीं? जियान उससे कहता है कि अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि तुम तो शायद इस बारे में खुश हो गए ना कि मैंने उसको अपनी बना लिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम उसको अपनी क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहते थे।
या फिर तुम एक और वॉर को स्टार्ट करना चाहते हो। क्राउन प्रिंस एगर कह रहा होता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो मन में ही सवाल करता है कि इस समय रेहान बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हम लोग साथ ही बड़े हुए हैं, मैं अच्छे से इसको जानता हूँ। इसीलिए ये मेरे लिए काफ़ी आसान है, मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि इस वक्त ये बंदा क्या सोच रहा होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ इसे। रेहान के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, वो किसी नाजायज़ बच्चे को अपनी तरह बिल्कुल इक्वली ट्रीट कर ही नहीं सकता। जब तक वो एक नाजायज़ औलाद है, उसकी किस्मत पहले ही डिसाइड हो चुकी है। मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ कि एलेनर मैनर में उसके साथ अच्छा बिहेव हो, उसको रिस्पेक्ट मिले। अगर उससे कहता है कि इस समय तुम जो भी प्रपोज करने वाले हो उससे, पर फिर भी ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा क्रूअल है, थोड़ा तो उस बारे में भी सोचो, तुम उसका बेवकूफ़ बना रहे हो। रेहान कहता है कि यह घर, मुझे लगता है कि तुम हमारे दुश्मन राज्य की प्रिंसेस के ऊपर फिदा तो नहीं हो गए हो, तुम उसका इतना ज़्यादा साथ क्यों दे रहे हो? वेल, तुम कह रहे हो कि मैं उसका बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ये बात इतनी भी गलत नहीं है, सच कहूँ तो फिर हाँ, कुछ ऐसा ही है। वेल, तुम क्या सजेस्ट करते हो इस बारे में? क्या मैं उसको पकड़ करके डंजन में डाल दूँ? या फिर मैं उसे पर्सनली टॉर्चर करूँ, उसकी टांगें तोड़ दूँ, उसकी आंतें फाड़ दूँ, या फिर उसको मारूँ जब तक कि खूनम खान ना हो जाए? मैं सिर्फ सवाल करता हूँ, क्या इन टैक्टिक्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके ऊपर? क्या उसे परस्यू करने के लिए ये रास्ते अपनाना अच्छा नहीं रहेगा? या फिर इससे भी एफिशिएंट वे है मेरे पास? सच में किस्मत कितनी ज़्यादा बुरी होती है ना? वो एक इलिजिबल चाइल्ड है, अगर नहीं होती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अब वो मेरी ग्रैंड डुचेस बनने वाली है, मुझे कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। अगर सवाल करता है, तुम जेनर एम्पायर के अंदर उससे 8 साल पहले मिले थे, क्या तुम्हें याद है? ये सुनते ही वो 8 साल पहले की मेमोरी में चला जाता है, जिस समय मार्कस एक वॉल को अटेंड कर रहा होता है। ये लोग वहीं पर उससे मिले हुए थे, जो कि एक मास्केट वॉल था। रियान कहता है, क्या बात है, तुम्हें भी ये चीज़ याद है? अगर कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, वो एक इनोसेंट और लवली गर्ल थी, वो भी एक और विक्टिम है जेनर एम्पायर की, तुम्हें उसके साथ घटिया तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। रियान कहता है, अगर क्या बात है, मुझे लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसके साथ मिसट्रीट करूँगा। तुम तो मेरे बारे में मुझसे भी अच्छा जानते हो, मैं अपने इमोशंस को अपने काम के बीच में नहीं आने देता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो नाजायज़ है या फिर नहीं, जब तक के लिए वो अपनी औकात में रहती है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। मैं भी शायद कुछ सालों बाद वो अबेल हो, अपने लिए एक सेफेस्ट रास्ता फाइंड आउट कर ले, वो डूची से निकल जाए और अपने लिए एक गुड हस्बैंड फाइंड आउट कर ले। दूसरी ओर हमें जेनर एम्पायर में दिखाया जाता है, एक लेडी सिसीलिया को नीची नज़रों से देखते हुए कहती है कि तुम्हें याद है ना कि लिजेन में तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना है, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? वो कहती है कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें याद है। वो लेडी कहती है, लूसीफर तुम्हें वहाँ लेकर के जाएगा, ज़रा मुझे बोल करके बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद है। सिसीलिया वो लाइनें रिपीट करती है, लिजेन जा करके उस नोबल आदमी से शादी करनी है और उन लोगों को दिखा देना है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कि उन लोगों की औकात कितनी छोटी है। ये सुनते ही वो लेडी कहती है कि बहुत बढ़िया, जाओ लूसीफर के साथ अब। इसी के साथ वो लूसीफर नाम का बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले सीन देखते हैं, सिसीलिया के पास एक ब्लैक शेडो टाइप की एनर्जी घूम रही होती है। वो एनर्जी उससे कहती है, सिसीलिया क्या तुम ठीक हो? सिसीलिया कहती, काइन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काइन कहता, सिसीलिया मैं इन सभी को मारना चाहता हूँ, बताओ क्या मैं इन सभी को मार दूँ? सिसीलिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी मारी जाऊंगी। देन सिसीलिया बताती है, काइन एक डार्कनेस का राजा, ये मेरे ही शरीर के अंदर वास करता है, सेम टाइम पे ये मुझे हर्ट भी करता है और मुझे प्रोटेक्ट भी करता है। ये एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो बचपन से ही मेरे साथ है अर्थ के ऊपर, इसके बाद मेरे पास कोई सी भी मेरे साइड में चीज़ नहीं है। सिसिलिया डायरेक्टली कहती कि हे काइन, जल्दी से तुम मेरे अंदर चले जाओ, अगर किसी ने नोटिस कर लिया तो दिक्कत हो सकती है। वो भी जवाब देता है कि ओके। अगले ही सीन दिखाया जाता है, ये लोग जो होते हैं लिजेन एम्पायर पहुंच चुके हुए होते हैं। सिसिलिया जो होती है यहाँ की इमारतों की बनावट को एडमायर कर रही होती है और सोचती है कि मैं श्योर हूँ मुझे इतनी ज़्यादा लग्जीरियस पैलेस में तो ये लोग रखेंगे नहीं। दो ही जगह है जहाँ पर कि ये लोग मुझे जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं, पहला प्रिजन के अंदर, या फिर शायद इनकी किस्मत हुई या फिर कोई अच्छा बंदा हुआ तो फिर वो मेरे को एक पैलेस के अंदर रख भी सकता है। मन ही मन वो कह रही होती है, अगर मैं क्राउन प्रिंस से शादी कर लेती हूँ प्रिजन के अंदर जाने के बाद, तो फिर
इतने में कायन कह रहा होता है, सिसिलिया तुम्हें सबको मार देना चाहिए, अंदर जाकर के सबको अपने काबू में कर लेना चाहिए, या फिर डायरेक्टली उस आदमी के पास जाओ, उसे सड्यूस करो, उसको अपने डार्कनेस के अंदर फंसा लो और फिर एक बच्चे को जन्म दो जो कि इनके लिए मिसराइवल लेकर के आएगा। पूरा एम्पायर इसी तरीके से डूब जाएगा क्योंकि सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। एक औरत के सामने आने के बाद वो लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। सिसिलिया कह रही होती है कि नहीं, मैं ऐसी घटिया हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसे आदमी को सेड्यूस करूँ जिसको कि मैं प्यार भी नहीं करती, उसके साथ बच्चा भी करूँ? क्या तुम पागल हो चुके हो? इसके बजाय मैं यहाँ से भागना पसंद करूँगी। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? हाँ, ये पॉसिबल है। काइन की पावर्स के साथ मैं यहाँ से भाग सकती हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास मेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। ऐसे में अगर मैं यहाँ से भाग सकती हूँ तो फिर मैं उस अच्छी खासी लाइफ को बिता सकती हूँ, क्योंकि किसको पता है यहाँ आने के बाद मैं कब मारी जाऊँ। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं पूरी अपनी लाइफ फ्रीली जी सकूँ? ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है, इतने में पीछे से एक नाइट आके डायरेक्टली इसकी ठुड्डी को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम गंदी औरत, उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है इस स्टेट के अंदर। पीछे से लूसीफर आते हुए कह रहा होता है कि हे नाइट, जरा संभल करके, वो तुम्हारी रुचि की प्रिंसेस होने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हायर पोजीशन वाले को तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए? अगले ही पल देखते हैं सिसिलिया के पास रायन आ जाता है। रायन कहता है कि मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। वो नाइट की तरफ देखता है। सिसिलिया उसकी ओर देखते हुए कहती है कि ये आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा प्योर सिल्वर हेयर कभी नहीं देखे। ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो नाइट जैसे ही रियान को देखता है डायरेक्टली उसको क्रिएट करता है। उस आदमी को लिजेन रियान को योर हाइनेस बोलता हुआ देख सिसिलिया सोच रही होती है, क्या ये लोग इसको योर हाइनेस करके एड्रेस कर रहे हैं? इसका मतलब कि ये, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, आज से पहले उसको कभी देखा नहीं है। वो आदमी जिसके पास मैं जाना चाहती थी। नाइट कह रहा होता है कि योर हाइनेस आखिरकार आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? रियान कहता है, क्या तुम्हें अभी तक ऑर्डर्स नहीं मिले? मैंने ऑर्डर्स पहले ही दे दिए थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ऑर्डर दिया था कि उसको डायरेक्टली एलेनर मैनर के अंदर लेकर के आया जाए। इतने में सिसिलिया को भी याद आ जाता है, हाँ मैंने इतिहास की बुकों में इसका नाम सुना था। इसका नाम, क्या ये ग्रैंड ड्यूक एलेनर नहीं है? रियान कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गए मैं इसको यहाँ से लेकर के जाता हूँ। वो नाइट कहता है, क्या कहा आपने? रियान कहता है, क्या मेरे को अपने आप को फिर से रिपीट करना होगा? अगले ही सीन में सिसिलिया कह रही होती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था। रियान कह रहा होता है कि ये तो मेरा प्लेजर है आपसे मिलने के लिए। देन उसके हैंड पे किस करता है जो देख करके वो ब्लश कर जाती है। वो उसका थैंक्स करती है। वो भी कह रहा होता है ऑफ कोर्स। वो कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हारी पैलेस की ओर तुम्हें लेकर के जाता हूँ। सिसिलिया कह रही होती है कि पता नहीं कि ऊपर मुझे थोड़ा ऑफ सा फील हो रहा है। रियान जाते जाते सवाल करता है रास्ते में कि मैंने सुना कि जो तुम्हारी जर्नी थी वो काफ़ी मुश्किल भरी रही थी। सिसिलिया कहती कि वो आपकी चिंता के लायक नहीं थी। रियान कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो फिर तुम थक गई होगी, तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। ये जो रास्ता तुम देख रही हो, ये जो कमरा है, ये तुम्हारा होने वाला है। एक बार जब सेरेमनी हो जाती है तो फिर तुम ऑफिशियली यहाँ पर रह सकती हो। फिर वो अंदर जाकर के वहाँ का फर्नीचर देख रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस होता है। फिर वो रियान की ओर देखती है जिसकी कि आउटफिट और बाकी जो एक्सेसरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस होती है। वो कहती है कि ये सारी चीज़ें इसके लिए कितनी ज़्यादा नॉर्मल है। वहीं बात करी जाए मेरी, मैं तो इस जगह पर आउट ऑफ पैलेस लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है एक हीरे के महल के अंदर एक गंदा सा पत्थर रख दिया हो। मैं तो इस जगह पर बिल्कुल एक स्ट्रीट बैगर की तरह लग रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसके लिए कितनी ज़्यादा नॉर्मल है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन शायद इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर इसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा तो फिर सच में मुझे थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा। और शायद मैं इस तरीके से इसलिए फील कर रही हूँ क्योंकि इस फॉरेन कंट्री के अंदर ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसको कि मैं अभी जानती हूँ। और शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि फ्यूचर में मुझे इसको सेड्यूस जो करना पड़ेगा। इसी के बाद वो आवाज़ लगाती है, योर हाइनेस, मुझे लगता है। इससे पहले वो वहीं पे रुक जाती है। शायद काइन ने उसको अपने आप से रोका हुआ होता है। वो कहता है कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें हार्शली ट्रीट नहीं कर सकता। सिसिलिया कहती है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है और हाइनेस हम दोनों को मिले हुए। वहीं रियान सोच रहा होता है कि एक पल के लिए मुझे लगा कि वो लड़की मेरे बिल्कुल पास में थी, लेकिन भला वो यहाँ से कब गई? उसकी प्रेजेंस तो मुझे फील ही नहीं हो रही है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है?
सिसिलिया कह रही है कि क्या मैं इकलौती हूँ जो कि इस बात को याद करके रखी हुई हूँ, और अगर ऐसा है तो फिर मैं इन शब्दों को दोबारा कभी लेकर के नहीं आऊँगी, और अपना सर नीचे झुका लेती है। रियान सोचता है कि ये लड़की यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती। इसका घटिया सा लुक, इसके भड़कीले और बहले हुए यहाँ पर बाल, इसकी ये ड्रेस कुछ भी यहाँ से मेल नहीं खा रही। कुछ भी इसको लेकर के चार्मिंग है ही नहीं। वहाँ पर जो मेड्स होती है वो भी विश्वर कर रही होती है। रियान सोच रहा होगा चलो कोई भी बात हो, कुछ भी हो, ये सून तो भी मेरी वाइफ होने वाली है और यहाँ की ग्रैंड डुचेस भी। मैं लोगों को इसको नीचे दिखाते हुए देख नहीं सकता। वो मेड्स को फटकार लगाता है और उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। रियान उसके पास आता है, उसको अपना कोट उड़ाता है। वो कहता है कि मुझे फीलिंग्स आ रही है कि शायद हमने एक दूसरे को पहले भी कहीं ना कहीं देखा है। क्या लगता है, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ या फिर सच? सिसिलिया, काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। ये सुनते ही वो ब्लश करते हुए कहते हैं कि क्या आपको मैं याद हूँ? आपको श्योरली मैं याद हूँ, आप भूले नहीं है ना? रियान सोच रहा होता है कि मुझे इस चीज़ का पछतावा था कि मेरे को इतनी घटिया मेमोरी क्यों याद आ गई। ऐसा लगता है कि उसी मेमोरी की वजह से यहाँ पर मेरे पास एक चांस है इसको अपनी ओर करने का। ये शुरुआत इतनी भी बुरी नहीं है। सिसिलिया शर्माते हुए कह रही होती है कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया। असल में उस समय आपने मास्क वेयर कर रखा था और इस समय नहीं, इसलिए नहीं। तो रियान कहता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वो ये सोच रहा होता है ये एक ऐसी औरत है जिसको कि अपनी पूरी ज़िंदगी में इज्जत नहीं मिली है। ये हर वो किसी व्यक्ति से कनेक्शन बनाना चाहेगी जिससे ये बना सकती है। अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड होती जा रही है क्योंकि इस चीज़ से मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? वो उससे पूछता है क्या अब हमें चलना चाहिए? वो स्माइल कर रही होती है। अगला ही सीन दिखाया जाता है हमें इम्पीरियल एनेक्स का, जहाँ पर किसको रूम दिखा दिया जाता है। वो बंदा बताता है ऐसे कि ये तुम्हारा रूम है और ये सारी चीज़ें आज से तुम्हारी होने वाली है। यहाँ पर मेड्स को अटेंड करवा दिया गया है। अगर उनमें से कोई तुम्हें पसंद नहीं आती तो फिर तुम चेंज कर सकती हो अपने हिसाब से। अगर कोई मिसबिहेव करने की कोशिश करती हो तो तुम डायरेक्टली उसको फायर कर देना। ये कहते हुए देख वो सोचती है मन में, क्या ये कुछ ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो रहा है मेरे साथ फिर से? मैंने सोचा था कि हम लोग इस तरीके से और ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग और ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक लकीर खींच रहा है। वहीं रियान को देखते हैं जो कि किसी मेड को बता रहा था कि चलो अपनी लेडी को सबसे पहले बात लेने के लिए लेके जाओ, उसके बाद वो डिनर करेगी। सिसिलिया कहती है कि एक मिनट योर हाइनेस, मैं पूछना चाहती थी क्या मैं यहाँ रहने वाली हूँ? वो भी कहता है कि हाँ, क्या कोई दिक्कत है? सिसिलिया सोच रही होती है ये इतना लग्जरियस रूम मुझे दे रहा है जहाँ पर कि हर एक चीज़ है, हर एक कीमती चीज़ है। ऊपर से इतनी सारी मेड, मैंने आज से पहले इतनी सारी मेड कहीं पर भी नहीं देखी। ऊपर से इसने मेरे को ये अथॉरिटी भी दे दी कि मैं जब चाहूँ तो इनको यहाँ से हटा सकती हूँ। आज से पहले मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किसी ने नहीं किया, किसी ने भी मुझे कोई सी भी अथॉरिटी नहीं दी। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं इकलौती ऐसी बंदी थी जिसके साथ मिसट्रीट होता था और उसको कभी भी कोई भी औकात दिखा देता था। बात ऐसी नहीं है कि मेरे को ये चीज़ जायज़ नहीं रही है, बस इतनी बात है कि ये कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिए। वो रियान से भी कहती है योर हाइनेस, मुझे लगता है कि ये जो जगह है मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है। वो कहता है क्या कुछ ज़्यादा? सिसिलिया कहती है कि हाँ, मुझे इतना दिखावटी रूम नहीं चाहिए, एक सिंपल सा कमरा भी चलेगा मेरे लिए। रियान कहता है कि नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन सिसिलिया इंसिस्ट कर रही होती है। रियान उससे कहता है कि नहीं, जो एलिनर्स होते हैं वो अपने गेस्ट को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। इतने में देखते हैं लूसीफर बिना नॉक करे अंदर घुस आता है रूम के। रूम को देखते हुए वो कह रहा होता है कि वाह, काफ़ी अच्छा रूम है, फ्यूचर ग्रैंड डुचेस के लिए काफ़ी ही अच्छा है। थैंक यू योर हाइनेस, आपकी काइंडनेस के लिए। उसको वहाँ देख कर के एक पल के लिए तो रियान भी शॉक हो जाता है। वो कहता है सिसिलिया से ठीक है फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। देन यहाँ से जाने लगता है। उसको चाहता हुआ देख सिसिलिया उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे कुछ कहना चाहती है। वो बंदा इसको देखता है इसकी ओर और फिर डायरेक्टली वहाँ देखने लगता है। सिसिलिया सोचती है कि मैं कर क्या रही हूँ। बात ऐसी नहीं है कि मैं इसे क्लिंज हो रही हूँ, बस इतना है कि मैं लूसीफर के साथ अकेले यहाँ नहीं रहना चाहती। और उसके हाथ काँप रहे होते हैं, जिस चीज़ को ये भी नोटिस कर लेता है। सिसिलिया उसको इस तरीके से अप्रोच करने के लिए माफ़ी मांगती है। वो भी कहता है कि ठीक है फिर। वहीं लूसीफर जो होता है जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि लिजेन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, यहाँ पर की टाइल्स और कोई ज्वेलरी मुझे नहीं दिख रही, क्या बात है? उसको ऐसा बोलता हुआ वो बंदा भी इसके पास आ जाता है। लूसीफर कहता है कि क्या हुआ? रियान उससे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम और कितना अंदर आना चाहते हो? लूसीफर कहता है कि मैं सिसिलिया का गार्ड हूँ और उसकी सेफ्टी का इंचार्ज भी हूँ। रियान कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो?
मुझे लगता है कि तुम्हें सीधे शब्दों से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमें बात करनी चाहिए। फिर वो गेट बंद करके उसको बाहर लेकर के आ जाता है। वो कहता है, क्या सच में तुम उसके गार्ड हो? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मन ही मन तो वो ये सोच रहा होता है कि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है। वो लोग यही चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सिसिलिया किसी चीज़ को खराब करती है, वो उसको जान से मार देंगे। इसी वजह से शायद वो वहाँ पे काँप रही थी। और चीज़ें इसी तरीके से चलती रही तो फिर वो डेफिनेटली क्राउन प्रिंस को चूज़ करेगी, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी पे रहता है। अगर मुझे अपना प्लान को पूरी तरीके से यहाँ पर करना है तो फिर मुझे इस बंदे का कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं लूसीफर को देखता है, जो कि घबराते हुए कह रहा था कि हे तुम जेनर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से धमका नहीं सकते। तुम मेरे साथ मिसट्रीट नहीं कर सकते, भले ही तुम ग्रैंड ड्यूक ही क्यों ना हो। रियान कहता है, क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेनर, और उसके बावजूद वो इस तरीके से इस हालत में यहाँ आई है। वहीं लूसीफर घबराते हुए कह रहा होता है कि तेरी मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया, आखिरकार मैं इससे क्यों टकराया यहाँ पर। मेरे सामने अभी जो आदमी खड़ा है वो डीमन ऑफ द वेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूं? मेरा तो उसके सामने कोई सामना है ही नहीं। रियान अपने स्वॉर्ड उठाते हुए कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें जेनर से यहाँ पर किस लिए सेंड किया गया, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और उसको नॉकडाउन कर देता है। वो अपने गार्ड को बुलाता है, कहता है कि इसको ठिकाने लगा दो। ये सीन यहीं पे कट होता है। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सिसिलिया अपने रूम में होती है, कहती है कि काफ़ी दिन इस तरीके से बीत गए, मैं यहाँ पे अनजान लोगों के साथ और अनजान रूम के अंदर बैठी हुई हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि इतने दिन मैंने किस तरीके से स्पेंड कर दिए। यहाँ सिर्फ एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, कोई मुझे नीचा नहीं दिखाता, ना ही गंदी नज़रों से देखता है, ना कोई मुझसे मिसट्रीट करता है। जो भी मुझे देखता है वो काइंडली स्माइल करते हैं। दिन प्रतिदिन ये रूम काफ़ी सारी चीज़ों से भरता चला गया। और अब जब मैं अपने आप को मिरर के अंदर देखती हूँ तो मुझे पता चलता है मैं वो इंसान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गई हूँ। अब तो मैं खुद को ही देख के नहीं पहचान पाती, कुछ दिनों पहले मेरी क्या हालत हुआ करती थी और अभी मैं कैसी लग रही हूँ। क्या सच में ये मैं ही हूँ? वही सिसिलिया की मेड को देखते हैं, जो कि उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आपको ग्रीन काफ़ी सूट करता है योर हाइनेस। मुझे लगता है कि हिज हाइनेस को भी ये काफ़ी पसंद आएगा। सिसिलिया कहती है, क्या सच में? लेकिन तुम लोग उसको हिज हाइनेस ऐसा क्यों करके बुलाते हो? तो मेड कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो यहाँ पर मेड के तौर पे काम करती हूँ। जो ग्रैंड ड्यूक का रेजिडेंस है यहाँ पे सारे लोग उसको इसी ओहदे से बुलाते हैं। सब लोग उनको हिज हाइनेस करके ही बुलाते हैं। सिसिलिया सोचती है, तो ये एल्नर का रूम है, जो एक ऐसा रूम जहाँ पर कि हर एक तरीके के गिफ्ट भेजे जाते हैं, वो भी ग्रैंड ड्यूक के द्वारा। ये रूम इतना ज़्यादा खुशहाल है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि एल्नर का छोटा रूप हो। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं फिर से यहाँ के ऑनर से नहीं मिल सकती, क्योंकि उस दिन के बाद से वो यहाँ आए ही नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं होगा, उसने पहले ही मुझे यहाँ पर स्कॉट कर करके ले आया था। मैं नहीं जानती वो इस तरीके से जो तोहफे हैं मुझे क्यों सेंड कर रहा है। मैं तो सिर्फ उसको एक बारी देखना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ और उससे बात करना चाहती हूँ, बस एक बारी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस किस्म का इंसान है। वहीं इसके इनर वॉइस में काइन कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए सिसिलिया। सिसिलिया कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ जो काइंडनेस होती है वो फ्री में नहीं मिलती। काइन भी कहता है, ऑफ कोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारे को फ्री में ये सारी चीज़ें भिजवा रहा हो। तो सिसिलिया कह रही होती है, लेकिन मन ही मन में सोचती है कि सच तो ये है कि मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी का अंत इस तरीके से हो। मैं क्या कर सकती हूँ? काइंड, शायद हो सकता है ना यहाँ पर और कोई सा रास्ता हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस जगह में हैप्पीली और फ्रीली जी सकूँ। इस नाइस पैलेस में अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहनूं, जो मन में आए वो करूं। यानी जो सीन होता है यहीं पे कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सिसिलिया जो होती है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। इतने में रियान वहां आकर के उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ये तुम्हें काफी सूट कर रहा है। वो मन में उसकी तारीफ करता है कि इसके ये काले घुंघराले बाल और नीली आंखें इस सिल्वर ड्रेस की खूबसूरती और बढ़ा रही हैं। सच कहूँ तो इसको इस तरीके से देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हुआ हूँ। वो उससे कहता है, सच कहूँ तो फिर आज तुमने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया, तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो सिसिलिया कहती है कि एक्चुअली जो बैरी है उसने मेरी मदद करी थी ये चीज़ें पिकअप करने में। रेयान कहता है कि ऐसा लगता है कि उसकी नज़रें काफ़ी अच्छी है, उसने हर एक तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें चुनी थी और तुम पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से सूट हो रही है। तो सिसिलिया मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर असल में यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं मेरे प्रति। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है और काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवहार भी करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ।
रियान कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट हो रही हो। सिसिलिया कहती है क्या? वो कह रहा होता है कि एलेनोर में तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा ट्रीट हो रहा है ना? एज़ अ गेस्ट तुम काफ़ी खुश हो यहाँ पर लगता है। तो सिसिलिया सोच रही होती है कि सच कहूँ तो फिर मैं थोड़ी-सी स्ट्रगल कर रही हूँ यहाँ पर एडजस्ट होने में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पहले से बदल गई। एकदम से इस तरीके का माहौल अपनाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ ये सिर्फ़ एक पासिंग ड्रीम है। अच्छा मेरे लिए यही रहेगा मैं इसे यूज़्ड टू नो ना हूँ। क्योंकि अगर मुझे इसकी हैबिट हो गई तो फिर फ्यूचर में मुझे ही नुकसान होने वाला है। रियान पूछता है क्या तुम बोर नहीं हो जाती पूरा दिन इस तरीके से बैठे रह करके एक ही रूम में? वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ये जगह पसंद है। मन ही मन वो सोच रही होती है कि मुझे लगा था ये इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं होगा, लेकिन इसके सामने आने के बाद से ही मेरी जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी तेज होती जा रही है। क्या मुझे फीवर हो चुका है या फिर कुछ और? इतने में रियान की आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहती है कि मतलब? वो कहता है कि 1 मिनट रुको। उसके पास आता है, एक नेकलेस निकाल कर के उसको पहनाने लगता है। वो कहता है क्या बात है, तुम नर्वस लग रही हो। मन ही मन सिसिलिया सोचती है कि क्या ये एक नेकलेस है? इस नेकलेस का कलर तो बिल्कुल इसकी ग्रीन एमराल्ड आई की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। रियान उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो अब। सिसिलिया मन ही मन में तो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूँगी, इस तरीके से ये अगर मेरी तारीफ़ करेगा तो। वो उससे सवाल करती है, योर हाइनेस आखिरकार आप मेरे प्रति इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? आपने मुझे इतनी ज़्यादा लग्ज़रियस पैलेस में रुकने का मौका दिया, मुझे इतने ज़्यादा लवली पर्सन से मिलवाया, इतने ज़्यादा अच्छे कलर से कपड़े गिफ्ट किए और बाकी सारी चीज़ें। आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये सुन वो मन में सोचता है, क्या मैं इसके प्रति इतना अच्छा था? ऐसा लगता है कि इसकी पूरी ज़िंदगी में किसी ने भी इसको काइंडनेस नहीं दिखाई होगी। इसके हिसाब से जो भी चीज़ें मैं इसके लिए कर रहा हूँ लगता है कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। मुझे जो तोहफ़े मिले थे मैंने उन्हीं तोहफ़ों को रीसेंट इसको कर दिया था। और हाँ, एक और ऐसी चीज़ मैंने करी थी जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। अनइंटेंशनली मैंने इसको एक नेकलेस गिफ्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि जो मेरी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है मेरे लिए। मेरे अंकल की तरह जो इलिजिबल चाइल्ड होते हैं ना, उनको इस तरीके से बहलाना-फुसलाना काफ़ी आसान होता है। इनकी जो अफ़ेक्शन पाना है कितना ज़्यादा आसान है। देन वो उसका हाथ पकड़ता है, वो उससे कहता है कि तुम फ्री हो, तुम्हें जो भी पसंद आता है वो करने के लिए। तो इस तरीके से बार-बार ही फ़ॉर्मली मुझसे ये सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है। मन में ही सोचता है ये मेरे लिए बिल्कुल एक पीस ऑफ केक की तरह है। देन उसके नज़दीक जाने लगता है, वो सोचता है ये कितनी ज़्यादा नर्वस लग रही है। वो उसकी खूबसूरती में डूबते हुए कहता है ये जब भी अपने आईलैशेज़ फड़काती है तो इसकी आँखों में मैं साफ-सीधा देख सकता हूँ, इसकी ब्लू आइज़ कितनी खूबसूरत लगती है। इसकी आँखों में देख कर के ही पता चलता है ये दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मैं इसकी ये डार्क रेड लिप्स को चूम लूँ तो? ऐसे हालातों में ये औरत मुझे किस तरह से देखेगी? वो उससे पूछता है क्या कुछ और है क्या तुम पसंद करती हो? क्या तुम कुछ और चाहती हो? मन में सोचता है कि ये कितना ज़्यादा ब्लश करेगी अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस। वो इसके ज़्यादा और करीब बढ़ते हुए कहता है कि अगर कुछ और नहीं है तो फिर, और उसको डायरेक्टली किस कर देता है। मन ही मन सिसिलिया सोचती है कितना अजीब है, मैं उसको दूर करना चाहती हूँ पर सेम ही टाइम पे करना भी नहीं चाहती। इसने जो किस किया है वो काफ़ी जल्दबाजी में किया, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी कि ये मेरे को पसंद नहीं आया। आखिरकार इस सिचुएशन में मेरे को इसने एकदम से किस क्यों किया? किसी ने भी जनरल में मुझे बताया नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं इससे ये पूछना भी नहीं चाहती कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस तरीके से जो मेरी इमेजिनेशन है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी अगर कुछ और मिला तो। वो शर्माते हुए पूछती है क्या लीजेंड में हर तरीके की नोबेल्टी इसी तरीके से करती है? रियान कहता है ओह क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि क्राउन प्रिंस को क्या पसंद है? वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं पूछना चाहती। मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जितने ज़्यादा काइंड आप हो इसके आधा भी अगर वो काइंड हुआ ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और तो और मैंने इस बारे में भी सुना है कि आप और क्राउन प्रिंस जो है वो कज़न है और आप दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। सिसिलिया मन में सोचती है मैं क्राउन प्रिंस से अभी तक तो नहीं मिली हूँ, लेकिन जेनर एम्पायर के अंदर मैंने उसका एक पोर्ट्रेट देखा था। देख करके ही पता चलता है वो कितना ज़्यादा जेंटल पर्सन रहा होगा। वहीं रियान को देखते हैं जो कि इसको घूर रहा होता है। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस। रियान कहता है क्या तुम क्राउन प्रिंस को लेकर के क्यूरियस हो रही हो? अगर तुम इतनी ही क्यूरियस हो तो फिर कल उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाती? अगर तुम उसके मेन पैलेस में जाती हो तो फिर शायद तुम उससे मिल सको। ये सुनते ही वो सोचते कि ओ ये अपने फॉर्मल सेल्फ में वापिस आ चुका है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे कुछ गलत इरादे नहीं रखने चाहिए। वो उससे कहती है कि थैंक यू योर हाइनेस आपने मुझे ये चीज़ें बताई। वो भी कहता है हैव अ नाइस डे।
लेकिन हम रियान को देखते हैं जो कि इस चीज़ की वजह से प्रोवोक हो चुका होता है। वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत मेरे सामने क्राउन प्रिंस के बारे में पूछ रही है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुझे मॉक करना चाहती थी? और तो इसने ये ऐसा तब पूछा जब मैंने इसको किस किया उसके बाद ही। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन ये अपने आप को समझती क्या है? क्या ये मुझे बेवकूफ़ समझती है? एक मूवमेंट के लिए तो मुझे खुद ही लगा था कि इसने मेरा बेवकूफ़ बना दिया। मैंने इसको अभी जस्ट किस किया था, उसके बाद ही ये किसी और इंसान के बारे में मुझसे पूछ रही है। लेकिन अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जैसी जो वल्नरेबल वूमन है वो मेरे पास वापसी से भागते हुए आएगी, क्योंकि वो बंदा इसको गोल्ड ग्लैंस ही देने वाला है। रेहान उससे कहता है कि जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो फिर मुझे बताना लीजेन की तुम्हारी आंखों में क्या इज्जत है। मन ही मन में तो खुश होते हुए कह रहा होता है कि जब रोते हुए मेरे पास आओगी ना तब मज़ा आएगा मुझे। देन जो सिसिलिया होती है वो यहाँ से जाने लगती है। बाहर के जो लोग होते हैं वो उसको देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये वही लड़की नहीं है जो जेनर एम्पायर से यहाँ आई है। इसके बारे में मैंने सुना था, ये काफ़ी बड़ी ट्रबल मेकर थी, पर देख करके तो ऐसा लगता है कि इतनी भी बड़ी नहीं है, ये तो काफ़ी सुशील लग रही है। सिसिलिया कहती है कि काफ़ी सारे आँखें मुझे ही देख रही थी, पर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन चीज़ों से मैं यूज्ड टू नो होती। क्योंकि सिसिलिया अपनी जगह हर किसी से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती है, क्योंकि ये सभी बिल्कुल सेम चीज़ें कहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोग उसे अक्सर नीचा समझते थे, इसलिए उसको लोगों की पहचान अच्छे तरीके से हो चुकी है। कौन उसे अच्छा समझता है और कौन उसे बुरा समझता है, वो सिर्फ आँखों से देख कर के ही ये चीज़ें बता सकती है। लेकिन जब बात रियान की आती है तो फिर चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। ऐसा लगता है कि उसने एक केयरफुली मास्क वियर कर रखा है जिसको कि हटाना काफ़ी इम्पॉसिबल है। उसके साथ होने पर सिसिलिया को एक्साइटमेंट और फीलिंग महसूस तो होती थी, लेकिन फिर भी उसे उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा या विश्वास नहीं था। हाँ, वो दयालु है, लेकिन इकलौता दयालु ही नहीं है। मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि लिजियन और एलेनर ने क्या चीज़ दाँव पे लगा रखी है। मैं क्राउन प्रिंसेस नहीं बन सकती क्योंकि मेरी पैदाइशी को लेकर के लोगों को उचित नहीं मानते। इसीलिए मेरे लिए अगला सबसे बड़ा और अच्छा पद यही रहेगा, ग्रैंड डुचेस बनना। वो मुझे इसलिए चाहता है क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है, ना कि इसलिए क्योंकि वो मुझसे सच में प्यार करता है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि अभी तक मैं इन सारी चीज़ों से यूज़्ड टू नो नहीं हुई। अगर मेरे को उस जगह का ज़रा से भी हैबिट हो जाती ना, तो फिर मेरे लिए दिक्कत होती, मैं बाद में पछताती। नाउ ये मेरे लिए एक मौका है, अगर अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं यहाँ से किसी न किसी कीमत पे भाग करके ही रहूँगी। इसी के बाद वो आवाज़ लगाती है, कियान, और वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। ज्ञान मेरा वो अजीब और रहस्यमयी साथी है जो मेरी पैदाइश से ही हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मेरा ही दिल हो। ज्ञान उससे कहता है, सिसिलिया क्या हमें चलना चाहिए? वो भी नोट करती है। ये सीन यहीं पे कट होता है। हम क्राउन प्रिंस एरर को देखते हैं जो कि कहता है, क्या वो गई? वो यहाँ से चली गई। वो सोचता है, उसके गहरे काले बाल और नीली आंखें बिल्कुल सपने की परियों की तरह लगती थी वो याद करता है जब वो पार्टी में उससे एक बार ही मिला था, उसने उससे वादा किया था कि सिसिलिया हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, है ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 8 साल पहले मैंने सिर्फ उसका एक बार ही नाम लिया था, और शायद उसी समय से वो जो लड़की है मेरे दिल में बस चुकी थी। उसकी याद मुझे एक साथ चाहत और दुख दोनों का एहसास कराती है। वो अपने गार्ड को आवाज़ लगाता है, उसको ऑर्डर देता है कि आप बॉर्डर्स के ऊपर गार्ड्स को और ज़्यादा तैनात कर दो। अगर कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन तुम्हें लिखता है डार्क हेयर बाल और ब्लू आइज़ के साथ, तो फिर उसको बॉर्डर क्रॉस मत करने देना, मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करना। तो गार्ड कहता है, क्या हम उन्हें पकड़ कर के आपके पास लेकर के आए? इस बात पे वो 2 मिनट के लिए सोचता है। वो कहता है दोबारा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, सेफली उसको बॉर्डर क्रॉस करने देना। वो सोचता है लिजेन का प्रिंस होने के नाते ये फैसला अच्छा नहीं हो सकता है, इसके कारण फिर से जंग भी छिड़ सकती है। फिर भी मुझे खुद ही जेनर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, नेसेसरी प्रिपरेशन करनी ही होगी। ये सीन यहीं पे कट होता है। हम देखते हैं रियान को, जिसको भी ये खबर मिल चुकी होती है। वो कहता है, क्या वो चली गई यहाँ से? मेड भी कहती है कि हाँ, लगभग वो काफ़ी देर से यहाँ पर नहीं आई है, बैक गार्डन के पास से जब से वो गई है शाम हो गई, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आई। रियान कहता है, एनेक्स के आसपास ढूंढो, उसको कहीं जाने मत देना, क्या पता वो खो गई हो। मन में सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ से कहीं और चले जाए, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और छोटी वूमेन है, वो खो भी सकती है। क्या हम उसको ढूंढने के लिए जाना चाहिए? तो जो मेड बैरी होती है वो कहती है कि मैंने हर जगह योर हाइनेस उनको ढूंढ लिया, इंपीरियल पैलेस के नाइट से भी पूछा, किसी को भी वो नहीं मिली, कहीं पर भी एनेक्स के पास वो नहीं मिली। हमने उनकी छानबीन काफी घंटों तक करी, पर हमें उनका कोई सा भी ट्रेसेस नहीं मिले। ये सुनते ही वो गुस्से से हाथ पटकते कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए? वो मेड घबरा करके अपने घुटनों के बल आ जाती है।
वो सोचता है लिज़ेन उसके लिए बिल्कुल कंप्लीटली एक फॉरेन कंट्री है, उसको यहाँ का कतरा-कतरा कुछ भी नहीं पता। जो पैलेस के गार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तैनात है अच्छे तरीके से। गार्ड्स के रहते वो फ्रंट गेट से तो यहाँ से नहीं भाग सकती, वो कहाँ गई होगी? वो याद करता है उसने उससे किस तरीके से बात करी थी, पूछती थी कि आप इतने ज़्यादा अच्छे मेरे प्रति क्यों हैं? वो सोचता है इतना कुछ कहने के बाद वो यहाँ से भाग कैसे सकती है? इस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं मेक होता है। वो यहाँ से जाता है और सिसीलिया के रूम में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर के देखता है कि उसकी नेकलेस, उसकी ड्रेस, बाकी सारी चीज़ें जैसी की तैसी वहीं पर पड़ी है। वो सोचता है मैंने उसको जो चीज़ें दी थी वो सारी की सारी यहाँ पर है, सिर्फ़ उन चीज़ों को छोड़ कर के जो वो अपने साथ लेकर के आई थी। मेड बेरी भी कह रही होती है कि योर हाइनेस वो यहाँ से कुछ नहीं लेकर के गई थी, बस उनकी जो बिलोंगिंग्स थी आई मीन उनके साथ जो उनके कपड़े लगते थे बस वही लेकर के गई है। वो सोचता है मन ही मन में इसका मतलब मैंने उसको जो चीज़ें दी थी उसने उनको ठुकरा दिया, कुछ लेकर के नहीं गई। कितना हास्यपदक है, उसने यहाँ से भागना मैनेज कर लिया। रियान एलेनर कभी भी अपनी चाही हुई चीज को पाने में नाकाम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक बेबस लड़के जिसको लोग तुच्छ समझते थे उसकी पकड़ से भाग निकली। सच में मैं उसको लेकर के कितना गलत था। वो ऑर्डर देता है वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं निकली होगी, नाइट्स को भेजो उसे ढूंढने के लिए। देन उसको उसके मन में उसके ख्याल आते हैं, वो सोचता है वो किस तरीके से आज सुबह एक्ट कर रही थी। देन कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पर्सनली उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। वो सोचता है भला एक ऐसी औरत जिसकी की ज़्यादा उम्र भी नहीं है और एक एनिमी कंट्री के अंदर कहीं जा सकती है, उसके तो यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार भी नहीं है, ना ही कोई कनेक्शन है, ज़्यादा दूर वो नहीं गई होगी। फिर चाहे भले वो बिना ट्रेसेस से यहाँ से गायब ही क्यों ना हो जाए, कभी ना कभी तो मेरे हत्थे जरूर चढ़ेगी। लेकिन सिसिलिया का 3 महीनों तक कुछ भी पता नहीं चला। वो लड़की जो कि एलेनर और लिजेन के बीच हुए समझौते का शांति का प्रतीक थी, अचानक से ही दोनों जगहों से गायब सी हो चुकी है। और इस कारण की वजह से ज़ेनर और लिजेन के जो संबंध है वो तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। हमें डायरेक्टली 3 महीने बाद दिखाया जाता है ज़ेनर जाने के रास्ते में। क्राउन प्रिंस कैरेज के अंदर सोचता है कि मेरा ये काफी अच्छा डिसीजन था ज़ेनर जाने के लिए। एलेनर की मदद होने के बावजूद लिजियन इतना दबाव झेल नहीं पाता और आखिरकार उसे एक नया एग्रीमेंट करना ही पड़ता। वो याद करता है कि वो लोग कह रहे थे कि चीज़ें इस तरीके से देखा जाए तो फिर सिसिलिया के लिए भी अच्छी नहीं रहेंगी। वो कहता है कि उनकी सिसिलिया को तलाशने की वजह ज़ेनर की पावर दिखाना नहीं थी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उनके पीछे कोई गिरी हुई और गुप्त साजिश मकसद नजर आ रहा है। अब ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि सिसिलिया जो है वो हाइलैंड में है। फिलहाल तो वो सुरक्षित है, लेकिन कई महीनों से वहाँ रहने की वजह से उसकी तबीयत अच्छी ना होने की संभावना है। पर इन्हीं कारणों की वजह से मैं इस मामले में और ज़्यादा घुसता चला जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाए। ऊपर से जो रियान है वो डूची को काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ नहीं सकता। इस तरह से देखा जाए तो फिर वो सिसिलिया के ऊपर गिव अप कर ही देगा। सीन कट होता है, हम रियान को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है एलिनर की वो लड़की भी बिल्कुल इसी तरह की थी। 10 साल पहले मेरे अंकल मेरे पेरेंट्स को मारने के बाद लगभग 1 साल तक भागते रहे थे। मैंने उसे लगातार पीछा किया, उसे उसी तरह तकलीफ दी जैसे उसने दूसरों को दी थी। ये सब मुझे उसी पुरानी घटना की याद दिला रहा है। 3 महीने ये तो कुछ भी नहीं है। इतने में देखते हैं इसका जो नाइट होता है वो इसके पास आते हुए कहता है योर हाइनेस मेरे पास आपके लिए कोई रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। जो सुन वो भी डायरेक्टली उठ जाता है और उसी को घूरने लगता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं एक अपोथेकेरी का सीन जहाँ पर कि सिसिलिया होती है, उसके सामने रॉबर्ट उससे कहता है कि बच्चे ज़्यादा समय नहीं बचा है। सिसिलिया सोचती है कि सच में ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है ये पिछले 50 सालों से सिर्फ हर्ब्स के बारे में पढ़ता हुआ आया है। वो उससे सवाल करती है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास कितना समय बचा है जिंदगी जीने के लिए। रॉबर्ट सोचता है कि उसकी आंखों में ना गुस्सा दिखता है ना ही कोई उदासी, ऐसा लगता है कि उसको जिंदा रहना या जीने के कोई भी चाह नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं नहीं जानता इस बारे में। सिसिलिया कहती है कि तुम तो जानते हो ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। रॉबर्ट कहता है तुम कितना भी चाह लो या कितना भी खा पी लो तुम्हारी बॉडी उस शरीर को अपने अंदर वजन के तौर पे एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। ऐसे हालातों में लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीना बिल्कुल असंभव सा लगता है। सिसिलिया कहती है अगर मैं अच्छे से काम करती हूँ अपनी बॉडी को उसमें पूरा झोंक देती हूँ तो शायद मैं अभी भी 10 साल तक जिंदगी जी सकती हूँ या फिर 5। रॉबर्ट सोचता है पता नहीं क्यों पर इसका दिल कुछ ज्यादा अजीब था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि नसों का इलाज करने वाली दवा 1 महीने तक लेने के बाद भी वो किसी तरह ही अपने आप को जीवित रख पाई है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है अगर तुम इसी तरीके से काम करती रहोगी ना अगले साल तक तुम जीवित नहीं रहोगी, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए।
सिसीलिया कहती है अगर मैं बेड पे ही पड़ी रहूँगी तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई मेरे लिए इतनी मदद कर रहा है और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ आपने जो भी मेरे लिए किया बस उसका अगर आधा भी मैं वापस कर पाई ना तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो रॉबर्ट कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। सिसीलिया कहती है मैं आपकी बात मान लूँगी अगर आप मुझे ये बता देते हो कि मेरे पास कितने साल बचे हैं। तो फिर वो उसको गुस्से से खोने लगता है, फिर कहता है कि फाइन, अभी लगभग तुम्हारे पास 10 साल है, अगर तुम अपनी बॉडी के साथ कुछ और नहीं करती हो तो फिर तुम कंटिन्यूअसली मेडिसिन का इस्तेमाल कर 10 साल तक जीवित रह सकती हो। ये सुन सिसीलिया कहती है कि ओह इसका मतलब मेरा गेस करेक्ट था, अभी भी मेरे पास 10 साल है, ये इतना भी बुरा नहीं है। रॉबर्ट उसे काम समझाते हुए कहता है कि ठीक है जब तुम मानने नहीं वाले तो फिर तुम्हें हैवी सामान को लिफ्ट नहीं करना है, बस काउंटर के पास जाओ, थोड़े बहुत बिल पड़े हुए उनको देख लो, चाहो तो हर्ब्स को भी कलेक्ट कर सकती हो। तो फिर वो भी कह रही होती है कि फाइन। कुछ ही समय बाद वो हर्ब्स लेकर के जा रही होती है, मन में सोचती है जो हायरन है वो लिजियन और जेनर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और क्योंकि मैं एक पोर्ट सिटी के अंदर हूँ इसलिए ज़रूरत पड़ने में मैं कभी भी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की ओर जा सकती हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ काफ़ी सेफ फील होता है। क्या मुझे सच में खुशी है कि मैं यहाँ आ पाई। वो एक जगह पर खड़ी होकर के सोचती है मेरी उम्र शायद आधी हो गई हो लेकिन पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने खुद के लिए फ़ैसला लिया है। शायद इसी वजह से मेरे दिल में कोई अफ़सोस नहीं, बिल्कुल सुकून वाली फ़ीलिंग आ रही है। ये जगह बिल्कुल एक सपने की तरह शांत है, पूरी तरीके से यहाँ पर दयालु लोग भरे हुए हैं और शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए ये लोग बिहेव करते हैं क्योंकि ये लोग ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वहीं जो कियान होता है इससे कहता है कि सिसिलिया तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखो किसी पर मेहरबानी या काइंडनेस दिखाने की हमेशा एक कीमत होती है। सिसिलिया कहती है और इसी वजह से तो मैं मास्टर रॉबर्ट की इतनी मदद कर रही हूँ। वो सोचती है अगर मुझे इसी ज़िंदगी को इसी तरीके से सुकून से जीने को मिले तो 10 साल ये काफ़ी रहेगा मेरे लिए। यहाँ आने के बाद मुझे पहली बार ये चीज़ महसूस हुई कि महल के बाहर की हवा कितनी साफ़ और ताज़गी से भरी हुई है। सच कहूँ तो फिर मैं इस बारे में सोचती हूँ अगर मैं यहाँ भाग करके नहीं आती, वहाँ पैलेस के अंदर रहती तो फिर मेरी लाइफ का क्या होता। अगर मैं यहाँ आने के बजाय ग्रैंड डूच को चूज़ करती और उसकी वाइफ बन जाती तो फिर क्या होता। वो याद करती है लास्ट टाइम वो उसे किस तरीके से मिली थी, फिर वो पल याद करती है जब उससे वो पहली बार पार्टी में मिली थी। वो कहती है कि मैं नहीं जानती उसका फेस कैसा था उस समय, ना ही उसकी आवाज़, ना ही उसका स्ट्रक्चर, पर उस समय वो मेरे प्रति काइंड था, ना कि वर्तमान के ड्यूक की तरह जिसकी की आंखें बिल्कुल ठंडेपन से भरी हुई हैं। ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है, इतने में इसको एक कमोशन दिखता है, सामने कोई बंदा किसी औरत के ऊपर हाथ उठा रहा होता है। वो सवाल करती है कि हे इधर चल क्या रहा है। तो एक औरत बताती है वो आदमी 10 साल तक उसे अपनी बेटी समझकर पालता रहा, लेकिन अब जाकर के पता चल रहा है कि वो उसकी असली बेटी है ही नहीं। उसकी वाइफ ने शादी से पहले की प्रेगनेंसी का सारा काला सच छुपा लिया था। ये बात सुनकर के ही लोगों ने उसका मजाक बनाने लगे, उसका निंदा उड़ाने लगे। कुछ लोग कह रहे होते हैं एक नाजायज औलाद की वजह से पूरा देश मुसीबत में पड़ चुका है, लगता है यहाँ पर भी यही मामला है। तो वो पूछती है वेट 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 अभी तुमने ये क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तो वो औरत बताती है सिसिलिया को ऐसा लगता है कि यहाँ पे खबर काफी देर से पहुंची है। जेनर के रॉयल फैमिली की वो नाजायज औलाद लापता हो चुकी है और इसी कारण की वजह से काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है यहाँ पर। वो बताती है हाल ही में एलेनर ने अपील से उसे ढूंढने में मदद मांगी थी। नाजायज औलाद अक्सर परिवारों के लिए काफी बड़ी परेशानियां खड़ी करती है, वो उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद भी कर देती है। देखो जरा देश में भी कितना अफरा तफरी मचा दी है उसकी वजह से। देन ये सीन कट होता है, हमें किंगडम ऑफ अपील का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रियान और उसका गार्ड आ गए होते हैं। रियान सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बॉर्डर को क्रॉस कर देगी। 3 महीने पहले मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो नियमित रूप से क्राउन प्रिंस को सिसिलिया के बारे में जानकारी देता था और उसी पल के बाद से एलेनर ने सिसिलिया को ढूंढने का काम और भी ज्यादा तेजी से और गुप्त तरीके से शुरू कर दिया। वो पल याद करता है जब क्राउन प्रिंस एलन ने उसे कहा था कि जो भी तुम करने का तैयार कर रहे हो तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा निर्दय है। मुझे याद है वो पहले कितनी ज्यादा दयालु और लवली हुआ करती थी। रेयान सोचता है कि ऐसा लगता है कि उस बंदे ने ये तय कर लिया है कि वो उसको अपनी क्राउन प्रिंसेस बना करके रहेगा। इसकी तो मन ही मन कहता है कि पता नहीं क्यों ये सारी चीजें सोच के मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतना ज्यादा अन्याय क्यों फील हो रहा है, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि अपने रास्ते का कांटा किस तरीके से निकाला जाता है। बात अब यहीं आ चुकी है तो फिर मुझे हायरन जाना ही होगा। उसका नाइट उससे कहता है योर हाइनेस मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है।
आज ही दोपहर जो नाइट हमने हायरन की ओर सेंड किया था उसके पास एक रिपोर्ट मिली है, वो कुछ हमें बताना चाहता है सिसिलिया के बारे में। सीन कट होता है, हम देखते हैं सिसिलिया को जो कि उसी औरत और उसकी बेटी के पास आ चुकी हुई होती है। वो सवाल करती है कि आप दोनों सही हो। वो औरत उसकी ओर देखती है, फिर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल फाइन हूँ। सिसिलिया उनके सामने प्रस्ताव रखते हुए कहती है अगर आप लोग इस चीज़ से फाइन हो तो फिर आप लोग मेरे साथ आ सकते हो। वो सोचती है कि ये चीज़ सही रहेगी अगर मैं मास्टर रॉबर्ट की अपोथेकेरी में इन लोगों को भी लेकर के जाऊँ। ये लोग इंजर्ड है, वहाँ पर ये लोग रिकवर हो सकते हैं। वेल मेरे पास कोई और जगह भी तो नहीं है जहाँ इनको मैं ले जा सकती हूँ। अगले ही पल वो बता रही होती है आज दोपहर एक घटना हुई जहाँ पर कि एक जवान औरत को मारा पीटा गया। काउंट एगर के घर काम करने वाली नौकरानी ने ये बात छुपाई कि वो पहले से गर्भवती थी और फिर उसने किसी और दूसरे आदमी से शादी कर ली। इसलिए जब उसने उस बाजार में उस औरत को पिटते हुए देखा तो फिर वो उसे अपने साथ लेकर के आ गई। इतने में हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि कहता है कि कहाँ गई वो। उसकी नज़र पड़ती है कि सिसिलिया वो अपने साथ किसी लोगों को लेकर के आती है। सिसिलिया भी उसको आवाज़ लगाती है। वो कहता है कि तुम बदतमीज़ कहाँ गए थे तुम इतनी देर से, इतना टाइम तुम्हें कैसे लगा, क्या तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। सिसिलिया थोड़ा हिचकते हुए कहती है कि मास्टर रॉबर्ट ये जो औरत है ये काफ़ी ज़्यादा जख्मी है, क्या ये आज रात के लिए यहाँ रुक सकती है। बैकग्राउंड में वो बता रही होती कि ऐसा लगता है कि इस औरत के हस्बैंड ने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दिया है जो भी कारनामा इसने किया था। तो मास्टर रॉबर्ट को समझाने के लिए पूरी कहानी बताने ही वाली होती है। रॉबर्ट कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी एक पेशेंट है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इनकी देखभाल करना। देन वो उन दोनों को भी अंदर ले जाता है और सिसिलिया को भी अंदर आने के लिए कहता है। अगले दिन दिखाया जाता है हमें रियान का, जिसके पास भी ये सारी खबर जा चुकी हुई होती है। वो न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा होता है। उसके पास एक और रिपोर्ट होती है जिसमें कि ये लिखा हुआ होता है कि वो 4 दिन से उस अपोथेकेरी से बाहर नहीं निकली है। जो अपोथेकेरी का ऑनर है वो उसे लेकर के काफ़ी चिंतित है क्योंकि वो कभी भी फेंटेड हो जाती है। ये रीड करके उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है डैम इट, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मुझे खुद ब खुद वहाँ जाना ही होगा। अगला ही दिन दिखाया जाता है उसी औरत का जो कि सिसिलिया का थैंक्स करती है। सिसिलिया उसकी ओर देखते हुए सोचती है कि ओह ये वही मेड है जो कि एगर के लिए काम करा करती थी और इनके वन नाइट स्टैंड का ही नतीजा है इसकी बेटी रोन्या। वो मेड उसे बताती कि अगर मैं वहाँ से भागती नहीं तो फिर इलिजिबल चाइल्ड होने के कारण वो तो इस बच्ची को मार ही देते। सिसिलिया जो होती है उस बच्ची रोन्या को अपने पास खींचते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको खाना भी खिला दूंगी, नहला भी दूंगी और बेड तक भी लेकर के जाऊंगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के लिए मेरी है। अगले सीन में देखते हैं जो सिसिलिया होती है उसी मेड का यहाँ पे देखभाल कर रही होती है, उसको मलहम पट्टी लगा रही होती है। सिसिलिया कहती है कि मैं बस होप करती हूँ आज रात तुम यहाँ पे आराम करो, तुम्हें जितनी भी ज़्यादा चिंता लेनी है वो कल के लिए छोड़ दो, अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। यही कह कर के वो बाहर आ जाती है। वो सोच रही होती है कि इस समय मैं सिर्फ मास्टर रॉबर्ट की काइंडनेस के ऊपर ही रिले कर सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती। वेल वो क्या अपोथेकेरी के बेसमेंट में चले गए, दिख नहीं रहे, वो कहाँ गए। इतने में इसको बाहर से आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है कि मैंने अभी कहा ना कि वो यहाँ नहीं है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इतनी देर रात तुम लोग मेरी अपोथेकेरी के बाहर आ रखे हो और ये हरकतें कर रहे हो, क्या तुम लोग कुछ जानते भी हो या नहीं। इतने में सिसिलिया की नज़र पड़ती है। वो कहती क्या पुलिस ऑफिसर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो जो ऑफिसर होता है वो लोग कहता है कि गवाहों का कहना है कि एक यंग वुमेन उन लोगों को यहाँ लेकर के आई है, अगर तुम हम लोगों को इंस्पेक्शन नहीं करने दोगे तो फिर हम लोगों को जबरन करनी पड़ेगी। मास्टर रॉबर्ट कहते हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये देख सिसिलिया सोच रही होती है क्या इस मेड के हस्बैंड ने अथॉरिटीज़ को पहले ही कंप्लेन कर दी। मुझे क्यान की पावर्स को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा, मुझे कभी भी इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सिसिलिया के पीछे ही हम रोन्या को देखते हैं जो कि उसका ही नाम पुकार रही होती है। सिसिलिया उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अभी फिर से वापस आऊँ, तुम अपने रूम में जाओ। यही कह करके वो यहाँ से चली जाती है। मन में सोचती है कि मैंने प्रॉमिस किया है तो फिर आज की नाइट तो ये लोग सेफेस्ट रहेंगे ही। नीचे आते हुए वो कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, अगर किसी को कुछ काम है तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग कहते हैं क्या काले घुंघराले बाल और नीली आंखें, क्या तुम ही वो औरत हो जो उन लोगों को यहाँ लेकर के आई थी। वो कहती है कि नहीं, हाँ मैं उनको लेकर के आई थी पर मैं पास वाले इनके पास ही उन्हें छोड़ दिया था। अगर तुम लोग इतने ज़्यादा चिंतित हो तो फिर मैं बता सकती हूँ कि वो कहाँ है, चलो मैं लेकर के चलूँ तुम्हें। जो मास्टर रॉबर्ट होता है वो उससे कहते हैं कि हे सिसिलिया ये तुम कर क्या रही हो। सिसिलिया सिसिलिया जो होती है वो उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आधी रात तक यहाँ वापस आ जाऊंगी, आपको रेस्ट करना चाहिए। मन ही मन वो सोचती है कि शुरुआत से ही मुझे इस तरीके के मामलों में घसीटते हुए आने की आदत है, पर अब मेरे पास कोई ऐसा है जो कि मेरी भी परवाह करता है। देन वो ऑफिसर्स के पास जाने लगती है। मन ही मन में विस्पर करती है कियान तुम जाग रहे हो है ना, बाहर कड़ी बारिश हो रही है।
और यही कह करके वो ऑफिसर्स के साथ यहाँ चली जाती है। मास्टर रॉबर्ट जो होते हैं पीछे से आते हुए कह रहे होते हैं, सिसिलिया सिसिलिया तुम कहाँ गई बच्चे सिसिलिया। इतने में इसको दिखता है कि कोई इसके पास आ रहा है, नज़दीक आ जाता है। वहीं देखते हैं हम वो कोई और नहीं हमारा ड्यूक रियान होता है। वो कहता है क्या वो यहाँ पर नहीं है। रॉबर्ट को बाहर दिख करके वो कहता है कि ये अपोथेकेरी का ऑनर है। रियान कहता है क्या सच में वो यहाँ पर नहीं, मैं थक चुका हूँ इस औरत से, ये करना क्या चाहती है। रॉबर्ट जो होता है वो उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो, लेकिन रियान उसे इग्नोर करते हुए अपने नाइट से कहता है कि उसको ढूंढो, फिर शायद तुम्हें पूरी यहाँ पर रात लग जाए या फिर इस नाइट को पूरी ऐसी की तैसी करनी पड़ जाए। उसको ढूंढ करके मेरे पास लेकर के आओ। वहीं हम सिसिलिया की तरफ देखते हैं। कियान को ना चाह करके भी सिसिलिया का ऑर्डर मानने ही पड़े, क्योंकि सिसिलिया उसकी होस्ट है। उसको उसकी बात को ठुकराने के कोई तरीका है ही नहीं। उसको उसका फैसला मानना ही पड़ा, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है सिसिलिया जितना ज़्यादा कियान की पावर का इस्तेमाल करेगी उसकी ज़िंदगी उतनी कम होती जाएगी। कियान उससे कहता है अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन होता तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर रोक करके रखता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। हम सिसिलिया को देखते हैं जो कि भरी बारिश में कहीं बैठी हुई होती है। वो कहती है कि पता नहीं कितना टाइम हो चुका है, पर मैंने ऐसी चीज़ें पहले भी एक्सपीरियंस करी है। इन चीज़ों के बावजूद भी मैं अभी भी इस चीज़ से यूज टू नहीं हो पाई। ये चीज़ कितनी अजीब है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मैं जितना ज़्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हूँ मुझे महसूस होता है मेरी मौत काफ़ी नज़दीक आती जा रही है। वो अगेन अपनी पावर्स को यूज़ करती है उन तीनों के ऊपर। वो कहती है कियान इन लोगों को मेक श्योर करो कि अपने ऑनर के पास जाएं और उसको रिपोर्ट करें कि इसकी डॉटर को ये लोग नहीं फाइंड आउट कर पाए। किसी को इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि उसको ब्रेन वॉश कर दिया जाए। देन डायरेक्टली वो इसको यहाँ से भेज देती है। अगले ही पल वो खड़ी होते हुए कहती है कि मैं पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ, मुझे यहाँ आराम नहीं करना चाहिए, मुझे वापस जाना होगा। मास्टर रोबोट मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। इतने में इसको फील होता है कि इसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ करके देखती है, इसके सामने ही आ जाता है रियान। रियान को एकदम से अपने सामने देख करके वो पैनिक करके उसके साथ पीछे मुड़ कर भागने लगती है। वो कहता है भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, अब तुम भाग करके जाओगी कहाँ। वो डायरेक्टली उसके सामने आ जाता है। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस, और घबरा करके पीछे हटी रही होती है जिस वजह से गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसको संभाल लेता है। सिसिलिया कहती है कि मैं अपने आप से खड़ी हो सकती हूँ। वो सोचती है इसने आगे कर मुझे ढूंढा तो ढूंढा कैसे, और ये यहाँ आकर के कर क्या रहा है। वो सवाल करती है कि आपने मुझे कैसे ढूंढा। रियान कहता है ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर भाग सकती हो। उसके बावजूद तुमने मुझे, एलेनर और लिजेन दोनों को धोखा दिया। ये देख सिसिलिया मनी मन में आवाज़ लगा रही होती है कियान कियान क्या हो क्या तुम मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी तो मेरी डेथ और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी, तो मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। रियान जो होता है उसको पूरा भीगा हुआ देख कहता है कि ठीक है ये अच्छी जगह नहीं है बात करने के लिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सिसिलिया कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। रियान कहता है तो फिर क्या तुम यहीं भीगी भीगी रह करके बारिश में खड़ी रहना चाहती हो। अभी तो मैंने वो चीज़ भी तुमसे नहीं कही जो कि मैं तुम्हें कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ, उसके बावजूद तुम काँप रही हो। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हार्म करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, वो भी इस मोमेंट तो बिल्कुल नहीं। अगले ही मोमेंट में देखते हैं रियान और सिसिलिया किसी इन के अंदर आ जाते हैं। रियान कहता है अपने नाइट से चलो ठीक है एक बात को तैयार करो। वो भी कहता है यस योर हाइनेस। नेक्स्ट ही पल वो सिसिलिया के पास पहुंच जाता है। उसका जो झोंका होता है वो उतार करके उसकी मदद कर रहा होता है। सिसिलिया कहती है कि मैं खुद ब खुद कर सकती हूँ। वो उसको वाइप आउट करने लगता है, कहता है कि इसी तरीके से खड़ी रहो। सिसिलिया पूछती है कि आप क्या करना चाहते हो मेरे साथ। मनी मन तो रियान भी सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये सच में बिल्कुल बेवकूफ़ी से भरा हुआ है, मैं बार बार इसी औरत की तरफ क्यों खींचा चला जाता हूँ। वो उसे सवाल करता है कि मेरा सवाल का जवाब दो, आखिरकार तुम वहाँ से इतना दूर कैसे पहुँची। मनी मन सिसिलिया सोच रही होती है कि मुझे सांस नहीं आ रही, इस माहौल में मेरे को क्या करना चाहिए। वहीं रियान उससे सवाल कर रहा होता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। सिसिलिया छिड़कते हुए कह रही होती कि मैं प्योरली अपनी वोलेशन पर यहाँ पर आई हूँ, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी थी। वो पूछता है कि तुम वहाँ से भागी कैसे। सिसिलिया सोचती है ये एक ऐसा तरीका है जो कि तुम कभी भी जान नहीं पाओगे। वो उसे बताती है ये एक ऐसा तरीका था जिसको कि तुम कभी भी जान नहीं सकते। रियान कहता है क्या ऐसा तरीका जो कि मैं जान नहीं सकता। वो कहता है ठीक है फिर अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे क्या मैंने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया या फिर मेरे लोग तुम्हारे प्रति काइंड नहीं थे। सिसिलिया कहती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। रियान कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे प्रति कोई भी बंदा हॉस्टाइल होता तो फिर मुझे तुम बता सकती हो, मैं अभी तुम्हारे सामने उनको नील डाउन कर दूंगा। सिसिलिया कहती है कि नहीं सबके सब मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड थे, वो काफ़ी दयालु थे। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने तुम्हारे पास दया दिखाई और तुमने
क्या तुमने उसके लिए शुक्रिया अदा किया? इनफैक्ट इसके बजाय तुम अगले दिन भाग निकली। इस तरह से देखा जाए तो फिर लिज़ेन और एलेनोर को धोखा देने से पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। सिसिलिया सोचती है वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसने कहीं मुझे डंजन वगैरह में नहीं रखा बल्कि सुरक्षित और आरामदायक जगह पर रखा था। ना उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करी, ना ही उसने मुझसे कुछ मांगा। उसने मुझ पर कभी चिल्लाया तक नहीं और ना ही मेरे ऊपर हाथ उठाया। ये मेरे प्रति इतना अच्छा था कि मेरा पहला प्यार बनने के काबिल था। इतने में क्यान की आवाज आती कि हे सपनों से बाहर आओ सिसिलिया, ये तुम क्या सोच रही हो? वो बाहर आते हुए कहती कि ऑलमोस्ट मैं तो इसके बहकावे में बहक ही गई थी। वो सोच रही होती है कितना ज्यादा शर्मनाक है, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। वो उससे कहती है मुझे सब कुछ समझ आ गया है, तुम मेरी मदद, देखभाल और बिना किसी वजह से नहीं कर रहे थे। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारा साथ दूं और तुम्हें चुनूं, क्योंकि तुम कभी ये चीज नहीं चाहते थे कि एक नाजायज औलाद लिज़ेन की अगली वारिस बने। और वैसे भी ये बात समझना इतना भी मुश्किल नहीं था। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और मेरी इस हरकत की वजह से अब तुम काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। रियान कहता है इतना काफी नहीं है सिसिलिया, तुमने जरूर सुना होगा तुम्हारे भाग जाने की वजह से सब लोग कितने बड़े खतरे में आ चुके हैं। हजारों नहीं बल्कि दसियों हजारों लोग फिर से कुत्तों की तरह मारे जा सकते हैं, क्या तुम जानती हो? और तो इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, इस बार लिज़ेन के रॉयल फैमिली के सदस्यों के सर दीवारों पर टंगे हुए मिल सकते हैं। सिसिलिया कहती है कि मैं लिज़ेन से नहीं हूँ योर हाइनेस, और ना ही मैं कभी ज़ेनर से बिलोंग करती थी। वो सोचती है ज़ेनर के महल में कभी भी किसी ने भी मेरी हिफाजत नहीं की। और तो लिज़ेन के महल में भी जैसे ही मैं एलेनोर एनेक्स से बाहर निकली, लोग मुझे दुश्मनी और नफरत से भरी हुई नजरों से देखने लगे। वो कहती है मैं उन लोगों के लिए अपनी कुर्बानी क्यों दूं जो लोग मुझे अपना बराबर का इंसान भी नहीं समझते। किसी ने कभी भी ये सवाल नहीं उठाया कि मेरे साथ कीड़े मकोड़े या बोझ की तरह व्यवहार करना गलत था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस यही सारी बातों को सोचते हुए गुजार दिया, सिवाय इन 6 महीनों को जो कि मैंने मास्टर रोबोट के साथ बिताए थे। अब जब मैंने ये 6 महीने उनके साथ स्पेंड किए तब मुझे पता चला लाइफ होती क्या है और इंसानों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर मेरे पास ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी नहीं है तो फिर मैं सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी को इसी समय की तरह बिताना चाहती हूँ जहाँ पर कि लोग मुझे जज नहीं करते, एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। क्या नाजायज संतान को भाग करके अपनी ज़िंदगी जीने का हक तक नहीं है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मैं सिर्फ खुशहाल भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ, गरिमा के साथ, ना कि इस तरह से। वो कहती है योर हाइनेस, मुझे ज़ेनर के अंदर सिखाया गया था ये कैसे किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है और उनका मनोरंजन करवाया जाता है। ये सुन वो हैरान होते हुए कहता है क्या क्या तुमने ये चीजें सीखी थी? सिसिलिया कहती है कोई भी ऐसी औरत को पसंद नहीं करता जो एक नाजायज संतान हो और ऊपर से जिसे एक वेश्या की तरह तैयार किया गया हो। अगर मैं उनकी जगह होती तो फिर शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करती। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं बिताना चाहती, इसलिए प्लीज योर हाइनेस मुझे जाने दीजिए। रियान सोचता है कितना अजीब है, ये मुझे चिढ़ाती है, उसके बावजूद इसे देख करके मुझे इतनी झुंझलाहट क्यों होती है? ऐसे हालातों के बावजूद मुझे इसकी तरफ इतना ज्यादा खिंचाव क्यों महसूस होता है? मैंने इस बारे में सुना ये इस अपोथेकेरी में काफी लंबे समय से रह रही है। मैंने ये चीज पहले ही एक्सेप्ट कर ली है कि ये मेरी होने वाली है, तो फिर अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है मैं किस तरीके से इस चीज को ऑब्जेक्टिव करता हूँ। तरीका मैटर नहीं करता, इस चीज को तो मैं अचीव करने ही वाला हूँ ना। वो कहता है ठीक है फिर। वो पूछती है क्या मतलब आपका? रियान कहता है अगर तुम पीसफुली यहाँ रहना चाहती हो तो फिर ठीक है। इतने में गेट नॉक होता है और बाहर से एक बंदा आता है। वो कहता है कि आपका जो बात है वो रेडी हो चुका है, आप मेरे साथ आ सकती हो। पर अंदर का माहौल देख करके वो घबरा जाता है। रियान की ओर देखते हुए सोचता है कि मैं इस औरत के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इसके बगल में जो आदमी खड़ा है वो पक्का से एक हाई बर्थ है। वो घबराते हुए सर झुका करके कहता है कि मैं बाद में आता हूँ, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को इंटरप्ट कर दिया। रियान कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। वो सिसिलिया से कहता है तुम्हें जा करके बात लेना चाहिए, तुम पूरा तरीके से भीग चुकी हो। सीन कट होता है, हम सिसिलिया को देखते हैं जो कि बात ले रही होती है, सोचती है कि मैं कर क्या रही हूँ। इतने में आवाज आती है। क्यान कहता है कि तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए सिसिलिया। सिसिलिया कहती है मैं इस बारे में जानती हूँ। वो सोचती है कि अगर मुझे यहाँ से फिर से भागना है तो फिर क्यान की पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ से कई कोसों मील दूर जाना पड़ेगा इस अपोथेकेरी से। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर मेरी 5 साल की जिंदगी एक ही बार में नष्ट हो जाएगी। ये उस एहसास से बिल्कुल डिफरेंट फील होता है जब मेरे पास 10 साल थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दिल अभी बाहर निकल के फट जाएगा। शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं इस चीज से नहीं डरती, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है मेरी पावर यूज करने से।
वेल कियान चलो देखते हैं चीजें किस तरह से मोड़ लेती हैं। वो सोचती है भले ही वो क्रूर दिखता हो लेकिन सेम टाइम पे वो दयालु भी है। हो सकता है कि वो इसी तरीके से यहाँ से चला जाए मुझे छोड़ करके। अगर वो सेफली यहाँ से निकल जाता है तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच कहूँ तो फिर मैं एक बार ही उसके ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ व्यतीत करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा अकेली छुप करके नहीं जीना चाहती। अगले ही पल वो पानी के अंदर घुस जाती है, कहती है कि हे फूल, ये किस तरीके से थॉट्स को तुम यूज़ कर रही हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। कियान बिल्कुल सही कहता है, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगला ही सीन दिखाया जाता है, वो सिसिलिया नहा करके आ जाती है। वो देखती है कि कॉरिडोर में वो बैठा हुआ होता है। वो देखती है कि उसके हेयर अभी भी गीले हैं। क्या ये मेरा इंतजार कर रहा था? रियान भी उसको देख करके स्माइल करता है। वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। सिसिलिया कहती है कि नहीं, मैं अपने आप जा सकती हूँ। रियान बाहर करते हुए दिखाता है कि ये देखो, बाहर अभी भी बारिश हो रही है, क्या तुम इस तरीके से जाओगी? सिसिलिया कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ, आपने मेरी बात सुनी। वो कहती है मैं आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो फिर ठीक है, अलविदा, यही कह करके वो यहाँ से जाने लगती है। पीछे से रियान कहता है अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर इस जगह तुम आ सकती हो। सिसिलिया कहती है क्या आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? रियान बताता है मैं एलिनर से अपील काफ़ी लंबा सफ़र करके आया हूँ। इस किंगडम की कैपिटल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी मुझे अभी तक देखभाल करनी है। अभी तक मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, मैं इन दिनों बिजी रहने वाला हूँ। और ऊपर से तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत मशक्कत करी है। ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा अगर मैं इसी तरीके से यहाँ से चला जाता हूँ। सिसिलिया मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इसी तरीके से सेफेस्ट रहो। मैं 10 दिनों के अंदर शायद हालन के लिए लौट जाऊंगा, और अगर तुम यहाँ नहीं रही तो फिर मैं एलेनर वापस चला जाऊंगा। सिसिलिया सोचती है क्या ये मेरे को सोचने के लिए 10 दिन का समय दे रहा है? वो हेजिटेट कर रही होती है। वो कहती है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने में हम रियान को देखते हैं। वो डायरेक्टली इसके पास आता है, इसका हाथ पकड़ता है और उस पर किस कर देता है। अगले ही पल वो इसको गले लगा लेता है। वो कहती है योर हाइनेस। वो कहता है सिसिलिया 10 दिन, बस तुम एक बार इस बारे में सोच के रखो। मैं सिर्फ 10 दिन का समय मांग रहा हूँ तुमसे। जो सिसिलिया होती है वो भी ये ब्लश कर रही होती है इसकी इन हरकतों की वजह से। रियान की बात सुन करके वो पीछे मुड़ जाती है। वो कहती है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर चाहे 10 दिन रुके या फिर 20 दिन, मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। अगले ही पर वो मास्टर रॉबर्ट के पास आ जाती है, जो कि इसको गर्म चाय देते हुए कहते हैं अगर तुम्हें बीमार नहीं होना तो फिर जल्दी से इसे पी लो। वैसे तुम सोच क्या रही थी, इतनी भारी बारिश में बाहर कैसे चली गई? और सिसिलिया जो होती है वो सोच में डूबी रहती है। मास्टर रॉबर्ट क्वेश्चन करते हैं क्या ऑफिसर्स ने तुमसे कुछ कहा? कहती है कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वैसे भी अब वो दोबारा यहाँ नहीं आने वाले। वो कहते हैं कि वैसे मैं भूल गया इस बारे में, अब मुझे याद आया एक हाई नोबल आया था तुम्हारे बारे में सवाल कर रहा था। सिसिलिया कहती है क्या कोई आया था? वो भी कहते हैं ऑफ कोर्स। अगले ही पल वो कह रहे होते हैं कि खैर कोई बात नहीं, अब जब तुम सही सलामत यहाँ आ गई हो तो ये काफ़ी ही अच्छी बात है। पीछे से सिसिलिया कहती है आपका शुक्रिया मास्टर रॉबर्ट। वो पूछते हैं किस लिए? सिसिलिया कहती है हर एक चीज़ के लिए। आपकी वजह से मुझे पता चला नॉर्मल लाइफ किस तरह से व्यतीत होती है। मुझे महसूस हुआ कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। मास्टर रॉबर्ट बताते हैं कि मेरी एक ग्रैंड डॉटर थी जो कि तुम्हारी ही उम्र की थी। वो जब से मुझे छोड़कर गई है मुझे उसकी काफ़ी याद आया करती थी। जिस समय मैंने बीच के ऊपर तुम्हें देखा तो तुम्हें देख करके मुझे डायरेक्टली उसकी याद आ गई थी। लेकिन सिसिलिया सोच रही होती कि इस जगह पर रह करके मुझे पता चला कि एक इंसान की लाइफ किस तरीके की होती है। मुझे फील हुआ कि दयालुता क्या होती है, किसी के द्वारा प्रोटेक्ट करना किस तरह से एहसास करवाता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का पता चला। मैंने इन सारी चीज़ों का एहसास कर लिया, इन्हें महसूस कर लिया, तो फिर मेरे को और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अगले 10 दिन भी शांति से गुजर जाएंगे जैसे पिछले 6 महीने गुजरे थे। मुझे बस थोड़ा सा सब्र करके दिखाना है। अगले ही सीन में देखते हैं एक खबर उड़ चुकी हुई होती है, कॉन्टिनेंट का पीस समझौता टूट गया। दो देशों के बीच दोस्ती टूट चुकी है। अब राजा और उसका दरबार लिजेन की तरफ हो गए और उसका ही साथ देंगे। ये न्यूज़ देख करके पब्लिक में हड़कंप मच जाता है। लोग कहने लगते हैं क्या एक युद्ध? पिछले हफ्ते तो वो लोग कह रहे थे कि ये सारी चीजें टल चुकी हैं। क्या उन लोगों ने ये नहीं कहा था कि नतीजे अच्छे और सकारात्मक निकलेंगे? ये तो बिल्कुल बकवास है। अब तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, यहाँ से निकलना या फिर यहाँ से भाग जाना। वो लोग लिजेन का साथ दे रहे हैं, एक ऐसे देश का जो कि खुद ही बर्बादी के किनारे पर खड़ा हुआ है। हम लोगों को किसी भी कीमत पे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की ओर जाना ही पड़ेगा। ये सारी की सारी गलती उस नाजायज औलाद की है। अगर वो गायब नहीं हुई होती फिर ऐसा नहीं होता। अगर वो चुपचाप लिजेन में रहती तो उस घमंडी साम्राज्य को थोड़ी सी बेइज्जती जरूर सहनी पड़ती, लेकिन जेनर इतनी सख्त प्रक्रिया नहीं करता।
एक उसमें बिल्कुल सहमति जता रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर वो शांतिपूर्वक बैठती तो फिर ऐसा कुछ ना होता। सिसिलिया भी ये सारी न्यूज़ देख कर कह रही होती कि ये चल क्या रहा है आखिरकार। इतने में एक बंदा खड़े हो गए कह रहा होता है कि ये देखो जरा इस तरफ, हमारे पास एक पोर्ट्रेट है। अफील के पास लिजेंड का साथ देने के अलावा कोई और चारा है ही नहीं। और जो तुम सभी उस नाजायज औरत के बारे में तो जानते ही हो जिस बारे में बात हो रही है। हमारे इस छोटे से देश अफील के ऊपर उसको छुपाने का आरोप लगाया गया है। लोगों का कहना है कि कुछ क्लू ये कह रहे हैं कि उसके निशान यहाँ हायरन में पाए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो बदमाश औरत यहाँ ही कहीं ना कहीं छुपी हुई है और उसको पहचानने के लिए ये रहा उसका पोर्ट्रेट। तुम लोग इस चीज को देख सकते हो। अगर हम लोग इस औरत को फाइंड आउट करके जेनर को समर्पित कर देते हैं तो फिर हमें किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को बस इस औरत को ढूंढना है जो कि लगभग 6 महीने पहले यहाँ आई थी। इसके फीचर्स जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगर ऐसे टाइप की औरत तुम्हें कहीं पर भी दिखे हायर अथॉरिटी को तुरंत के तुरंत खबर देना। वहीं सिसिलिया ये सारी हरकतें देखकर ये कह रही होती कि एकदम से ये चल क्या रहा है, ये हुआ तो हुआ कैसे। वो बंदा कह रहा होता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फिर इस औरत के ऊपर ही डिपेंड करता है वॉर होने वाली है या फिर नहीं। सिसिलिया सोचती है क्या युद्ध। इतने में एक बच्चे की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो बच्चा उस ओर देखते हुए कहता है डार्क हेयर और ब्लू आईज। वहीं सिसिलिया की ओर तो अंधेरा छाने लगता है। वो कह रही होती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो याद आता है रियान ने उससे कहा था कि तुम्हें जरूर सुना होगा इस बारे में, अगर तुम भाग जाती हो यहाँ से तो फिर एक और युद्ध हो सकता है। लेकिन सिसिलिया तो पागल की तरह क्यान को आवाज लगा रही होती है। उसे फिर याद आता है उसने कहा था कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो फिर हजारों लोगों की जान तुम्हारे इस फैसले के ऊपर टिकी हुई है। उसके मन में वो सारी बातें चल रही होती है जो कि इसने अभी इन सारे लोगों के मुंह से सुनी थी। उस बंदे ने क्या क्या बोला था। सब लोग कह रहे होते कि ये वही औरत नहीं है, हाँ ये तो वही है। सिसिलिया सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खोने लगती है। क्यान कहता है जिन तुम्हें शांति रखनी होगी, तुम्हें यहाँ पर सतर्कता से कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन सिसिलिया जो होती है इस टाइम पे पूरी तरीके से अपना होशो आवाज खो चुकी हुई होती है। वो एकदम से पागलों की तरह एक्ट करने लगती है। क्यान जो होता है उसको संभाल रहा होता है। वो उसको आवाज लगाता है सिसिलिया होश के अंदर आओ, तुम इस तरीके से अपना वजूद नहीं खो सकती। सिसिलिया सोचती है मारे जाने से अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। लेकिन मास्टर रॉबर्ट का क्या होगा अगर मैं उनको यहाँ छोड़ करके चली जाती हूँ तो। क्यान उससे कहता है सिसिलिया हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम और थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं तो कुछ बुरा हो सकता है। सिसिलिया कहती है कि नहीं मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ लेकिन मास्टर रॉबर्ट को छोड़ करके नहीं। वो उससे विनती करती है कि हम लोग एक बारी मास्टर रॉबर्ट को अपोथेकेरी में देखने के लिए चले, मैं इस चीज़ को नहीं पछताऊंगी, क्या हमें चलना चाहिए। जो क्यान होता है वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, ऑल राइट फाइन हम चलते हैं। ये सीन कट होके आ जाता है अपोथेकेरी के ऊपर जहाँ पर कि रोना कहती है कि मास्टर रॉबर्ट हमें बाहर से अजीब सी आवाज आ रही है, ये आवाज किस चीज की है। रॉबर्ट कहता है कि क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। रोनिया बताती है कि ऐसा लगता है कि काफी बड़े अमाउंट में लोगों का ग्रुप हमारी ओर आ रहा है। घबराते हुए वो कहती है कि ये लोग हम लोगों को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। मास्टर रॉबर्ट कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर के पूछता हूँ कि बात क्या है। वैसे भी मेरे और सिसिलिया के सिवा कोई भी नहीं जानता कि तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो। इतने में गेट खुलने की आवाज आती है। मास्टर रॉबर्ट कहता है कि क्या हुआ। वो इस कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है कि कमरे का गेट बंद कर लो, बाहर कुछ भी हो जाए तुम्हें गेट नहीं खोलना। रोनिया की माँ कहती है अगर वो लोग ऑफिसर्स और हम लोगों को ढूंढने के लिए आए तो फिर आप सच बता जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आप लोग भी मुश्किल के अंदर पड़ जाएं। लेकिन मास्टर रॉबर्ट उसको इग्नोर करके डायरेक्टली बाहर चले जाते हैं। ये सीन कट होता है। हम कुछ टाइम बाद देखते हैं सिसिलिया भी यहाँ आ पहुंची हुई होती है। वो डायरेक्टली ऊपर जाके देखती है, अंधेरा होता है। वो कहती है क्या ये लोग यहाँ से चले गए। मैं एक बेवकूफ थी जो सोचती थी कि वो यहाँ पर रहे होंगे, मुझे सबसे पहले यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती है। देन ये सीन कट होता है। हम प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये कुछ ऑफिसर्स बात करते हैं। एक कहता है तो मतलब उस काले और सुनहरे बाल वाली लड़की का कुछ भी पता नहीं चला। एक बंदा कहता है कि हाँ बुड्ढे ने उसके लगभग 1 साल तक देखभाल करी थी, हो सकता है कि उसने उसको कहीं छुपा करके रख दिया हो। टकला कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि समझौते के टूटने का ये जो न्यूज़ है इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ मिली हुई है। और एक बंदा पूछता है कि कहना क्या चाहते हो तुम। तो टकला कहता है कि हम लोगों के लिए एक जो कि काफ़ी ही भीषण कंट्री है, यहाँ पर रिपोर्टें काफ़ी देरी से पहुँचती है, न्यूज़ काफ़ी लेट से आती है, पर ये जो न्यूज़ थी ये तो काफ़ी जल्दी हम लोगों को मिल गई। हायरन के अंदर लोगों के पास ऐसा कोई कारण है नहीं कि उनको न्यूज़ इतनी जल्दी मिल सके। तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे कुछ लोचा है।
तो एक बंदा कह रहा होता है कि हो सकता है ना ये काफी ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए न्यूज इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ पहुंच गई। ये लोग इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं, अगले ही पल में इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस बंदे के हाथ से जो चाबी होती है वो नीचे गिर जाती है। पीछे से एक तेज सिसीलिया आ चुकी होती है, जिसने कि कियान की पावर का इस्तेमाल करके इनको बेहोश कर देता है। उसकी की उठाती है और डायरेक्टली प्रिजन की ओर बढ़ जाती है। वो एक प्रिजन का दरवाजा खोलती, अंदर ही देखते हैं जो रोनिया और उसकी माँ होती है। रोनिया की माँ कहती है कि सिसीलिया तुम आखिरकार थी कहाँ पर। सिसीलिया उसे देर से आने के लिए माफी मांगती है। नियान कहती है कि वो तो कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ कर क्या रही हो। सिसीलिया सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सिसीलिया कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं सबको बचा लूंगी। मेरी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। चलो हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं। अगले सीन में देखते हैं ये मास्टर रोबोट के पास होती है। वो सोच रही होती है कि ये बंदा लगभग 70 ईयर्स का हो चुका है। उसके बाद देखो इतना ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। इस उम्र में इतना ज़्यादा इंजर्ड होना बहुत ज़्यादा ही तकलीफदायक होगा। हायरन में हर एक बंदा इस आदमी को जानता है, क्योंकि मास्टर रोबोट की अपोथेकेरी के सिवा यहाँ पर इलाज करवाने के लिए कोई और जगह थी ही नहीं। सब लोग इनको अच्छे से जानते थे। इसने ज़रूर अकेले उन लोगों का सामना किया होगा, तभी इसको इतनी ज़्यादा इंजरी आई होगी। प्रोबेबली इसने मेरे बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये इसी तरीके का आदमी है। अगले ही पल जो नियान होती है वो यहाँ आ जाती है। सिसीलिया पूछती है कि नियान हुआ क्या था। वो बताती है कि शुरुआत में तो एक यंग मैन आया था, लेकिन मास्टर रोबोट ने उसको काफ़ी इजीली टेक डाउन कर लिया। लेकिन उसके बाद ही इंपीरियल आर्मी आ गई पूरी की पूरी। सिसीलिया सोचती है क्या इंपीरियल आर्मी। फिर वो कहती है कि अगर मैं ब्रेन वॉश पावर का इस्तेमाल करूँ कियान का, तो फिर यहाँ से हम लोग इजीली भाग सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग होश में आएंगे उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इनको यहाँ से लेकर के निकल चुकी हूँ। ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबका ब्रेन वॉश करना मुमकिन नहीं। मैं हर किसी की यादों बदल या कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि आखिरी में ब्रेन वॉशिंग एक टेम्पररी ही उपाय है। आखिरकार मैं ऐसे क्या करूँ ताकि मैं भी जिंदा रह सकूँ और मास्टर रोबोट को भी जख्मी ना होना पड़े। और कब तक मुझे इसी तरीके की लाइफ छुप करके घुट घुट करके जीनी पड़ेगी। मुझे क्या करना चाहिए। इतने में रोनिया उसके पास आकर के उसका नाम लेती है। वो कहती है सिसीलिया मैंने इस बारे में सोच लिया, मुझे लगता है कि मुझे और मॉम को स्टेशन की ओर जाना चाहिए। सिसीलिया कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम करोगी क्या ये कर करके। वो बच्ची बताती है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ा समय निकाल पाऊंगी, जैसे कि तुमने हमारे लिए निकाला था। हम लोग ऑफिसर को कहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि तुम कहाँ पर हो। इस तरीके से देखेंगे तो फिर तुम्हारे पास समय होगा, तुम और मास्टर रोबोट यहाँ से निकल सकते हो। सिसीलिया कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा पहले आती है, मैं जाती हूँ यहाँ से। अगला ही दिन दिखाया जाता है एक खबर उड़ चुकी हुई होती है कि जेनर की नाजायज औलाद ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया है। ये दिन लोग कह रहे होते हैं भगवान क्या इस बात पे यकीन करा जा सकता है। मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि वो अपोथेकेरी में रहने वाली लड़की वो वही निकलेगी। एक कहती है कि मुझे तो शुरुआत से ही शक था कि वो वही निकलेगी। दूसरा सिंपैथी जताते हुए कहता है कि बेचारा मास्टर रोबोट, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो भी इस मामले में घसीटा गया। वहीं हम भीड़ में सिसीलिया को देखते हैं जो कि यहीं पे खड़ी हुई होती है और रियान भी इसके पास ही होता है। रियान का नाइट पूछा योर हाइनेस हमें क्या करना चाहिए। रियान कहता है कि जो चीज़ें चल रही है उनको उसी तरीके से छोड़ दो। वेल गाइस मैंने गलत बोल दिया, रियान उसके पास नहीं खड़ा है, वो दूर से उसे देख रहा है। बैक टू द स्टोरी। नाइट सोच रहा होता है कि लेकिन इन्होंने उसको ढूंढने के लिए ये सारी चीज़ें करी थी, वो मेरे लॉर्ड है, मैं उनसे पूछ नहीं सकता कि ये सारी चीज़ें ये क्या क्यों रहे, और ना ही मुझे समझ में आ रही है। और तो अचानक से इन लोगों ने मुझे झूठी अफवाहें फैलाने का आदेश क्यों दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या इन्होंने ये इसलिए नहीं किया था कि वो उस नाजायज औलाद को कैप्चर कर सके, पर अब उसकी मदद कर रहे हैं झूठी अफवाह फैला करके। लेकिन रियान सोच रहा होता है कि इस हालत में भी वो मेरे पास नहीं आ रही है, क्या हालात इससे अलग होते विपरीत होते तो फिर क्या मेरे पास आती वो, या फिर उसके पास कुछ और मामला है जिस वजह से वो मेरे पास नहीं आना चाहती, लाइक कोई ट्रम्प कार्ड। लेकिन यहाँ पे जो उसका नाइट होता है वो उससे कहता है कि योर हाइनेस क्या जाने की तैयारी हम शुरू करें। रियान कहता है कि नहीं कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा हमें। नाइट कहता है कि लेकिन आज तो 10वां दिन ना, ऊपर से लेडी कायरा का संदेश आया, अगर आप देरी करेंगे तो। रियान ठंडी आवाज में कहता है लक्स मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, मुझे अपनी बात दोहराने पे मजबूर मत करो। यही कह करके वो आगे बढ़ जाता है। देन दोबारा मुड़ता है, वो कहता है कि हाँ जिस सोल्जर ने उसके ऊपर हाथ उठाया था उसकी टांगे तोड़ दो। वहीं दूसरी ओर हम सिसीलिया को देखते हैं जो कि सोचती है अच्छा हुआ राजधानी जाने वाले रास्ते में काफी कम लोग थे, लेकिन अब मेरे पास कितना समय बचा है। आखिरकार इस तरीके से मैं कितनी समय तक भागती रहूंगी और मेरी लाइफ
वो और ज़्यादा छोटी होती जा रही है। मैं वेस्ट की ओर भी नहीं जा सकती। इस तरह से मुझे कोई भी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगले ही पल उसको याद आती है कि उसने यहाँ पे उससे प्रॉमिस किया था कि वो 10 दिन बाद यहाँ से वापस चला जाएगा और उसका इंतज़ार करेगा। वो सोचती है क्या मुझे शुरुआत से उसका हाथ थाम लेना चाहिए था? 10 दिन पहले अगर मैं उसके साथ चली जाती तो फिर क्या होता? क्या फिर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे बैठ सकती? किसी की जान नहीं जाती? मास्टर रोबोट खतरे में नहीं पड़ते? अगले ही पल वो उसी इन में पहुँच जाती है जहाँ पर कि उसने कहा था कि वो उसका इंतज़ार करेगा। वो सोचती है मैं कितनी बेवकूफ़ थी, अब तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है, वो चला गया होगा यहाँ से। जैसे ही दरवाज़ा खुलती है इसको सामने रियान दिखता है जो कि खड़ा हुआ होता है। वो आवाज़ लगाती है, योर हाइनेस आप अभी तक यहाँ पर हैं, आप गए नहीं? रियान कहता है मुझे यहाँ से जाने में थोड़ी-सी हिचकिचाहट हो रही थी और डायरेक्टली उसके पास आ जाता है। वो उससे कहता है तुम्हारे गाल पे चोट लगी हुई है और उसको टच करता है। सिसिलिया जो होती है वो अपनी मुंडी नीचे कर लेती है। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती पर मुझे रोना आ रहा है अब। रियान सवाल करता है क्या ये दर्द कर रहा है? सिसिलिया सोचती है मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे अंदर हिम्मत तक नहीं है और कुछ कहने की भी। मैं यहाँ सिर्फ रेस्ट करने के लिए आई थी क्योंकि मेरे पास कोई और जगह नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अभी तक यहाँ पर होगे। लेकिन रिहान के यहाँ रहने की वजह से मैं बिल्कुल सेफ रहूँगी और इसके ऊपर लीन करना इतना भी ज़्यादा गलत नहीं होगा। रिहान सवाल करता है क्या जेनर जाने का सोच रही थी उस बारबेरी जहाँ जाने की बजाय? लेकिन मुझे तो ये लगता है कि एलेनर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ठीक है। वहीं सिसिलिया सोच रही होती कि मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं इस चीज़ को और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगली पर वो घुटनों के बल आ जाती है। वो कहती है योर हाइनेस मुझे अश्योरेंस चाहिए, मुझे अश्योरेंस चाहिए कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ और मैं एलेनर को चूज़ कर सकती हूँ। रियान कहता है क्या अश्योरेंस? तुम कह रही हो तुम्हें अश्योरेंस चाहिए? तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हारे प्रति इतना ज़्यादा काइंड क्यों था? सिसिलिया कहती है क्योंकि आप चाहते थे कि मैं ग्रैंड डुचेस बनूं, ना कि क्राउन प्रिंसेस। जियान कहता है क्या तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि एक नाजायज औलाद के प्रति मेरी काइंडनेस झूठी भी हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि सिसिलिया मैं तुम्हें हर्ट कर दूं, तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। यहाँ कई सारे ऐसे रास्ते थे कि मैं तुम्हें फोर्स कर सकता था, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना सकता था, लेकिन मैंने कोई सा भी चूज नहीं किया। सिसिलिया कहती है मुझे ऐसी मेहरबानी पे यकीन नहीं है जिसके बदले में किसी को कुछ ना चाहिए हो। ध्यान उसके नज़दीक आता है। वो कहता है कि क्या हो अगर मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए हो? क्या तुमने इस बारे में सोचा कि मैंने तुम्हें किस क्यों किया था? सिसिलिया कहती है क्या आप मुझसे प्यार करते हो? आप बताइए मुझे कि मैं इस तरीके का मतलब क्या समझूं? आखिर आप कहना क्या चाहते थे? वो सोचता तो इसका मतलब वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ लस्ट शारीरिक आकर्षण था। वो मेरे दिल में जो अजीब सी झंझनाहट होती थी, आखिरकार इस चीज़ का एहसास मुझे पहले क्यों नहीं हुआ था? आंसर तो मेरे सामने ही था। उसे आदमियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की सेड्यूस करने की ज़रूरत थी ही नहीं। उसके जन्म से लेकर के उसकी खूबसूरती, उसका ऑरा और उसके व्यवहार तक हर एक चीज़ ने मेरे दिल को छू लिया। मैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया था कि उसको पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। उसे अपने सामने कमज़ोर देखना चाहता था और चाहता था कि वो मेरा नाम पुकारे। वो उससे कहता है तुमने मुझे प्रोवोक किया और तुम जो भी चीज़ें करती हो इन चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। सिसिलिया कहती है आपको नहीं लगता ये काफ़ी अजीब है? आप मुझे नापसंद क्यों नहीं करते? मैं एक ऐसी औरत हूँ जो कि आपकी कंट्री को तबाह करने के लिए आई थी। मेरा वजूद ही इस कंट्री का अंत होना चाहिए। क्या मैं इसलिए यहाँ नहीं आई थी? रियान कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ऊपर से तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है अभी तक। लेकिन अब तुम जो भी कुछ करोगी सिर्फ मेरे लिए करोगी। वो सिसिलिया से कहता है सिसिलिया मेरे साथ एलेनर चलो, उसके बाद तुम्हें युद्ध की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहां पर तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें डिग्निटी मिलेगी जैसा कि तुम चाहती थी। मन ही मन में सिसिलिया सोचती है कि ये वही चीज है जो कि मैं चाहती थी। वो उससे कहती है मुझसे वादा करो कि मैं वहां पे सेफ रहूंगी और डिग्निटी के साथ जीऊंगी। जियान कहता है ऑफ कोर्स मैं वादा करता हूँ। सिसिलिया कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं आपके ऊपर यकीन करती हूँ। ध्यान सोचता अब ये खत्म हुआ, अब तुम मेरी हो जैसा कि मैं चाहता था, अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो उससे कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी कंट्री में मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो कि तुम्हारे पास अभी तक नहीं थी। अगर तुम्हें कुछ भी नापसंद आता है तो मैं उसे तुरंत बदल दूंगा। क्या तुमने चूज कर लिया तुम्हें क्या करना है? अगले ही पल में देखते ही ये दोनों बेड के ऊपर होते हैं। यान कहता है क्या तुम श्योर हो? सिसिलिया कहती है कि वो बच्ची रोनिया और उसकी माँ, क्या हम लोग उनको भी लेकर के चल सकते हैं अपने साथ? आपने कहा था कि नाजायज बच्चों के खिलाफ जो पाबंदियां और नियम है उनको हटा दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वो पूछती है योर हाइनेस क्या आप मुझसे प्यार करेंगे? वो बताता है ऑफ कोर्स। वो कहती है क्या ये सही रहेगा अगर मैं भी आपसे प्यार करूं? वो कहता है ऑफ कोर्स।
ध्यान कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस इंसान से प्यार करती हो तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? तुम जो भी कुछ करना चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो। और शायद प्यार से तुम्हारा मतलब यही था। ये सुनते ही वो ब्लश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कहती है कि हाँ, प्यार का मतलब ये भी होता है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। देन ये दिन कट होता है। हम देखते हैं सिसीलिया को, जो कि मास्टर रॉबर्ट के पास आई हुई होती है। वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन ये आपका घर है और ऊपर से आप इंजर्ड हो। आप अपोथेकेरी को रिपेयर करके यही रहना चाहोगे, है ना? ये सुनते ही वो भी इमोशनल हो जाते हैं। वो उसको हग करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जभी भी ज़रूरत पड़े मेरे पास आ जाना और मुझे लेटर लिखना मत भूलना और अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करना। वो भी कहती है ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूँगी। अगले दिन वो यहाँ से जाने लगती है। कियान उससे कहता है सिसीलिया क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम यहाँ से जाने वाली हो? सिसीलिया कहती है उसने वादा किया है कि वो मुझसे प्यार करेगा और मेरे साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से पेश आएगा। कियान फिर से उसे वार्न करता है किसी के ऊपर भरोसा मत करो। सिसीलिया सोचती है मैं जानती हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच बोलता हो और वैसे भी मैं एक बार उसके ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ, फिर चाहे वो भले ही झूठ कह रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं भी हैप्पीली जी सकूं, क्योंकि मैं छुप करके और डर करके और जिंदगी नहीं बिताना चाहती। कियान कहता है अगर तुमने फैसला कर लिया तो फिर इन चीजों से तुम भाग नहीं सकती। देन सिसिलिया वही नेकलेस वेयर कर लेती है जो कि इसको रियान ने दिया होता है। वो कहती है मैं जानती हूँ। वो रियान के पास आकर कहती है योर हाइनेस क्या हमें चलना चाहिए? वो भी इसका हाथ थाम लेता है, कहता है कि ठीक है फिर हम चलते हैं। एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं डायरेक्टली 1 साल बाद का सीन, जहाँ पर कि रियान की आंट सियारा उससे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक नाजायज औलाद को एक्सेप्ट करोगे रियान। आखिरकार तुम इस बात पे जोर क्यों दे रहे हो कि उस जैसी बास्टर्ड औलाद यहाँ एलनर में रुके? ये सुन रियान मुंह फेर करके विंडो से नीचे की ओर देखने लगता है, जहाँ पर कि जो सिसीलिया होती है गार्डन में बैठी हुई होती है। आंट सियारा कहती है कि मुझे उसको इस तरीके से अपने गार्डन में घूमते हुए देखना बिल्कुल नहीं पसंद। रियान कहता है ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि जनरेशन से जो ग्रैंड डुचेस होती हैं इसी तरीके से गार्डन में घूमती रहती है। अगर सिसीलिया ये कर रही है तो फिर इसमें क्या अजीब है? सियारा कहती है रियान एलेनर क्या तुम मेरे मरते हुए भाई की विश को भूल चुके हो? रियान कहता है ऑफ कोर्स ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भला अपने फादर की विश को कैसे भूल सकता हूँ। वो याद करता है उसके फादर की मरते हुए विश को। लेट ग्रैंड ड्यूक को उसको नाजायज भाई ने मार डाला था, इसलिए एलेनर में कभी भी नाजायज बच्चे को आने मत देना। ऐसे सभी लोगों को तुरंत दबा देना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए। एलेनर को फिर से कभी किसी नाजायज बच्चे की वजह से बदनामी ना झेलनी पड़े। ये कुछ चंद वर्ड थे जो कि उसके फादर की लास्ट मरते हुए विश थी। रियान कहता है अगर मैं उसको यहाँ से भेजना भी चाहूँ तो भी अभी समय नहीं आया है। वैसे भी अगर मैं उसको अभी भेज देता हूँ तो फिर ये हमारे लिए एक घाटे का सौदा रहेगा। आंट सियारा सोचती है ये जब भी बैटलफील्ड से या फिर कहीं से होकर के आता है डायरेक्टली उसको देखने के लिए जाता है। वो सिर्फ एक गंदी और छोटी लड़की है जो कि सिर्फ आंखों में खटकती है। ऐसा है क्या उसके अंदर? रियान कहता है मैं जानता हूँ आंट आप किस चीज़ को लेकर के चिंता हो, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय आने के बाद मैं उसको यहाँ से भेज दूंगा। आंट सियारा कहती है तो फिर टाइम कब आने वाला है? रियान कहता है वेल मैं भी शायद जब मैं उससे थक जाऊं। वहीं सियारा गार्डन में खिलखिला रही होती है। उसकी नज़र पड़ती है कि रियान भी ऊपर से उसको देख रहा होता है। अगले ही पल जो रियान होता है उसको देख करके जो पर्दा होता है वो डाल देता है, जो देख सियारा एकदम से नाराज़ हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे पता है ये ज़रूर से चिंता हो रहा होगा ना कि मैं कभी इनकी बातचीत ना सुन लूँ, इस वजह से शायद इसने पर्दा भी घेर दिया, भला मेरे को इतनी ऊंचाई से कैसे सुनाई देगा? और क्या जिस समय वो यहाँ से चला जाएगा तो क्या नौकर फिर से मेरे साथ उस तरीके का व्यवहार करेंगे? और क्या वो लोग मुझे नज़रअंदाज करेंगे और मेरी दवा भी छुपा देंगे? ऐसा लगता है कि इस मैटर के बारे में मुझे ही जाने से बात करनी ही पड़ेगी। वो उस पल को याद करती है जब रियान ने उसे कहा था कि एलेनर में तुम डेफिनेटली डिफरेंट लाइफ को बिताओगी। वो सोचती है अभी भी कुछ बदला नहीं है, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था। इतने में हम देखते हैं बैरी भी गार्डन में झाड़ू मारने के लिए आ चुकी हुई होती है। वो उससे कहती है योर हाइनेस आप यहाँ क्या कर रही हैं? आखिर आप अकेले यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? आपको इस तरीके से अकेले बाहर नहीं आना चाहिए। इतने में इसकी नज़र पड़ती है कि सिसीलिया ऊपर की ओर देख रही होती है। वो थोड़ा सा उलझते हुए कहती है कि आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि जब भी लेडी सियारा यहाँ पर आए तो आप गार्डन के अंदर ना आए। जिस बात पर सिसीलिया भी सहमति जता देती है। अगले सीन में वो जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है सामने से देखती है कि रियान और उसकी आंट दोनों साथ में आ रहे होते हैं। जो ये दोनों होते हैं उन दोनों को देखकर ये ग्रीट करते हैं। आंट सियारा कहती है कि ढीठ बच्चे तुम्हें अपने एल्डर को काफ़ी अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। लेकिन इतने में रियान सामने आ जाता है। वो उससे कहता है सिसीलिया मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा था। सिसीलिया कहती है कि हाँ मैं,
लेकिन रियान काटते हुए कहता है कि तुम क्या पूरे दिन बाहर थी? तो वो कहती है कि ले मैं रियान कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना। वो कहती है कि ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगी। रियान कहता है हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए, इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस क्या आप आज रात आएंगे? ये सुन वो एक पल के लिए उसको घूरने लगता है। नेक्स्ट टाइम ही वो कहता है ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। और ऐसे ही कहता आंट सियारा को लेकर के वो यहाँ से निकल जाता है। पीछे सिसिलिया अकेली रह जाती है। डायरेक्टली हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिसिलिया और रियान दोनों एक साथ होते हैं बेड के ऊपर। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस क्या आप ऑलरेडी जा रहे हैं? रियान जवाब देता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो सोचती है क्या ये फिर से यहाँ से जा रहा है? जब भी ये बेड के ऊपर होता है जानवरों की तरह बर्ताव करता है, लेकिन जब ये सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद दोबारा अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाता है। हम कभी भी इस काम के सिवा एक साथ सोए भी नहीं है, ना ही कभी एक साथ इस बेड के ऊपर जागे। वो उससे कहती है क्या आप थोड़ी और देर यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपको उस बच्चे के बारे में याद है जो रोन्या गर्ल थी, मेरे साथ वहाँ से आई थी? रियान कहता है कि मुझे उसको अच्छे से याद है। सिसिलिया कहती है मुझे लगता है कि यहाँ के जो नौकर है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे। ये सुन वो उसके नज़दीक आ जाता है। वो उसके नज़दीक आता है। वो उससे कहता है कि ये कुछ ऐसा मैटर है जिसके बारे में तुम्हें हाउसकीपर से डिस्कस करना चाहिए। सिसिलिया कहती है लेकिन उन लोगों ने कहा कि आपकी अनुमति जायज़ है। योर हाइनेस आपने जो वादा किया था, लेकिन इसके साथ ही वो उसको किस कर लेता है। अगले ही पल वो कहते हैं कि हाँ मैंने इस बारे में सोच लिया, जो ह्यूमन जाति होती है वो सबसे पहले जो चीज़ डिजर्व करती है वो होती है आज़ादी। रियान कहता है तो तुम चाहते ही क्या हो? सिसिलिया कहती है मैं बाहर जाना चाहती हूँ। रियान कहता है क्या क्या तुम फिर से यहाँ से भागना चाहती हो? सिसिलिया जवाब देती है कि नहीं बात ऐसी नहीं है, मैं इस रेजिडेंट से बाहर जाना चाहती हूँ। रियान कहता है कि नहीं क्या तुम भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो सर्दी को जाने दो। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही रिलम में रहो ताकि तुम सेफेस्ट रहो। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस जितना कि आपको लगता है ये जगह उतनी भी सुरक्षित नहीं है। ये सुन वो उससे कहता है कि सिसिलिया जल्दी मुझे बताओ क्या कोई लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? सिसिलिया डिसअपॉइंटमेंट में कहती है कि जब भी आप यहाँ नहीं रहते हैं मेंशन के अंदर, जितने भी सर्वेंट्स हैं वो मेरी सुनते नहीं हैं। रियान पूछता है क्या क्या वो तुम्हारे ऑर्डर्स को मना करते हैं? सिसिलिया बताती है कि बात ऐसी नहीं है, वो लोग मेरी बात को ही नहीं सुनते। वो लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, बिल्कुल इनविजिबल हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ अगर मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो कम से कम वो लोग मुझे रिस्पॉन्स तो दे। और हाँ खास तौर पे मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरी दवा ना छुपा दे। वो जब भी मैं ढूंढने जाती हूँ मुझे मिलती नहीं है। जो चीज़ें मैंने जेनर में एक्सपीरियंस करी थी ये चीज़ें उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो उससे कहता है कि ठीक है। मन में सोचता है कि सिसिलिया इन सारी चीज़ों को लेकर के नेचर से ही काफ़ी सेंसिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छा घर और खाना कपड़े इतने इसके लिए काफ़ी नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सहारा और देना पड़ेगा। वो उसे चूमते हुए कहता है कि ठीक है मैं लॉर्ड चैम्बलर से बात करूंगा, पर अब मुझसे ये मत कहना कि तुम बस इन सारी चीज़ों की वजह से घर छोड़ना चाहती हो। देन ये सीन यहीं पे कट होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिसिलिया पोएम रीड कर रही होती है, जिसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार होते हैं। तुम मिले तो जैसा लगा दुआ कबूल हो गई, मेरी खामोश सी दुनिया में खुशी घुल गई। ना चांद चाहिए ना सितारों की महफिल, बस तुम साथ रहो तो मेरी हर कमी पूरी हो गई। अगला सीन फिर से दिखाया जाता है बेडरूम का। वेल गाइस मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया था। ये आज ही दोपहर की बात थी जब ये पोएम रीड कर रही थी। प्रेजेंट में अभी भी ये दोनों बेड के अंदर ही होते हैं। सिसिलिया उससे कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ योर हाइनेस, लेकिन वो जवाब ही नहीं देता। वो अगेन उससे कहती है आई लव यू। वो अगेन कहती है रियान आई लव यू। और उसको इस तरह से एक्ट करता हुआ देख रियान स्माइल करते हुए सोचता है मैं किस चीज़ को लेकर के चिंता कर रहा था कि ये यहाँ से भाग जाएगी, लगता तो ऐसा नहीं है। वो उससे कहता है बस स्प्रिंग का इंतज़ार करो, हम साथ बाहर जाएंगे। जो सुन वो खुश हो जाती है। वो उसका थैंक्स करती है। और फिर कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। सिसिलिया बुनाई करते हुए बताती है कि अब ये पहले से काफ़ी बेहतर है। ये लोग मुझे इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करते, ना ही मेरी दवा छुपाया करते हैं। और तो जो रोन्या है वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। बात करी जाए तो फिर आंट सियारा की, वो अभी भी काफ़ी मुश्किल भरी है, लेकिन पहले की तरह इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। और तो डॉक्टर को भी नहीं पता कि मैं और कितनी लंबी ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन बात ये अच्छी है कि अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा हेल्थियर फील हो रही हूँ। अगर मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी स्किल के ऊपर काम करूँ और लिज़ियन लैंग्वेज को पढूँ, अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ तो फिर शायद मैं इस जगह के साथ घुल मिल सकती हूँ।
देन ये सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है रियान की ओर का सीन। वो कहता है अविश्वसनीय, ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ जबकि हमने ज़ेनर के साथ पीस समझौता साबित किया था। और अब देख लो ये थ्रोकन ट्राइब को, जो कि ईस्ट का बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ की ओर बढ़ रही है। वो आंट सियारा से कहता है ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए मुझे खुद ब खुद जाना पड़ेगा। आंट सियारा कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम फिर से इतना जल्दी बैटलफील्ड की ओर जा रहे हो। रियान कहता है जितना समय ज़ेनर के साथ लगा था उतना समय इसके अंदर नहीं लगेगा, शायद मैं हर 6 महीनों के अंदर वापस आ सकता हूँ। आंट सियारा कहती है मुझे यकीन है तुम हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सुन रियान 1 मिनट के लिए पॉज लेता है। वो सोचता है मेरी एब्सेंस में आंट सियारा ही यहाँ की लीडर रहेंगी, क्या इस बारे में मुझे सिसिलिया से बात करनी चाहिए? नहीं, मैं आंट सियारा को अपसेट नहीं कर सकता। और वैसे भी जिस तरीके से चीज़ें अभी चल रही हैं इसी तरीके से 6 महीने बाद तक भी चलती रही तो फिर कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। वो कहता है मैंने इस बारे में सुना कि ज़ेनर से एक दूत वापस आया है और उसके साथ क्राउन प्रिंस भी है। आंट सियारा कहती है क्या क्राउन प्रिंस? रियान कहता है कि हाँ, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा आपको किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्रूवल चाहिए होगा तो फिर आप उनके साथ बात कर सकती हैं। आंट सियारा कहती है ठीक है, इन मैटर्स को तो मैं संभाल लूँगी, लेकिन भूलना मत तुम्हें अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पे वापस आना पड़ेगा। रियान कहता है ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगला सीन सिसिलिया का देखते हैं। वो कहती है मैंने इस बारे में सुना कि आप यहाँ से जा रहे हैं, क्या ये खतरनाक है? वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। मन में सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं इसको बताना ही भूल गया कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। सिसिलिया कहती है ओह अगर ऐसी बात है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे आप कब वापस आने वाले हैं? रियान कहता है गर्मियों में या फिर पतझड़ की शुरुआत में। ये सुन वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट होते हुए सोचती है क्या गर्मियों में? और उसको निराश देखता हुआ देख वो भी उसे खोने लगता है। सिसिलिया कहती है स्प्रिंग जल्दी ही आने वाला है, क्या फिर मैं अपने आप से ही बाहर जा सकती हूँ? वो कहता है क्या कहा तुमने? सिसिलिया कहती है मैंने इस बारे में सुना है, लोग बात करते हैं कि जो लियान वैली है वो स्प्रिंग के टाइम काफ़ी खूबसूरत लगती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। यान उसको अपनी ओर खींचते हुए कहता है सिसिलिया क्या तुम्हें ये जगह अभी भी नहीं पसंद? वो कहती है कि नहीं बात ऐसी नहीं है। रियान उसको देखते हुए कहता है कि ठीक है, फिर तुम लियान वैली मेरे साथ जाओगी, तुम्हें सिर्फ 2 सीजन का ही इंतजार करना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के वो भी धीरे से आवाज में कहती है कि ठीक है। जैसे ही वो उसकी सहमति सुनता है वो कहता है बहुत बढ़िया और यहाँ से जाने लगता है। सिसिलिया उसको 1 मिनट के लिए रोकती है। सिसिलिया उसको हैंड शिफर देते हुए कहती है ये मैंने खुद ब खुद बनाया है, इस होप में कि आपके साथ फॉर्चून रहेगा। और उसको अपने आप को ये चीज देखता हुआ था कि वो सोचता है क्या ही समय की बर्बादी है। लेकिन सिसिलिया फुल्ली प्यार भरी नजरों से उसको देखते हुए कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज सेफली वापस आ जाना। अगले ही सीन में वो अपने नाइट के पास आ जाता है। वो उससे कहता है कि उसको ज़्यादा दूर कहीं मत जाने देना। वो भी सहमति जताता है। वो उसको यही हैंड कीपर देते हुए कहता है कि ठीक है, ये जो रुमाल है इसको मेरे डेस्क के ऑफिस में रख दो। बैकग्राउंड में सिसिलिया कहानी बता रही होती है। इसी तरीके से जो रियान होता है वो निकल जाता है। जब वो यहाँ नहीं था तो गर्मियों की शुरुआत में क्राउन प्रिंस डुची को विजिट करने के लिए आए थे। वहीं हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि कहता है कि आंट सियारा मुझे इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ आना चाहता था। मुझे रियान का खत मिला जैसे ही मैं जेनर से वापस आया कि वो यहाँ से जा चुका है बैटल की ओर। आंट सियारा कहते हैं कि ऑफकोर्स उसके कंधों पे काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। क्राउन प्रिंस एगर कहता है कि ऑफकोर्स उसके पास काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऊपर से मैंने यहाँ पे सेंट्रल स्टेयरकेस के आते समय नोटिस किया कि यहाँ पर एक नई पेंटिंग लगी हुई है। आंट सियारा बताती है उन तोहफों में से एक है जो डूचेस को मिले थे। मन में वो सोचती है कि इस बंदे ने ये बात खुद ब खुद उखाड़ी है, इसका मतलब साफ सीधे तौर पे यही होता है कि ये जो पेंटिंग है ये इसी ने उसको दी होगी। क्राउन प्रिंस एगर कहता है कि वो अब जब ग्रैंड ड्यूक यहाँ से जा चुके हैं तो फिर मुझे यकीन है जो ग्रैंड डूचेस इस समय काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही होंगी। आंट सियारा कहती है कि वेल ऐसी बात नहीं है, वो अभी भी इस जगह से इतनी ज़्यादा परिचित नहीं है, वो अभी भी एडजस्ट हो रही है। वो कहता है कि 1 साल 3 महीने हो गए लेकिन जो ग्रैंड डूचेस है वो हाई सोसाइटी में निकली ही नहीं। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रही है कि ये शुरुआत कैसे होगी। वो ज़रूर से एक कप ऑफ चाय मेरे साथ पीना पसंद करेगी। जब रियान यहाँ नहीं है तो फिर शायद मुझे उससे मिलना चाहिए। आंट सियारा कहती है मुझे डर है लेकिन वो आपका समय बर्बाद करने की वर्दी नहीं है, ऊपर से वो अभी भी तैयार नहीं है सोशलाइजिंग के लिए। टाइगर कहता है क्या वो अभी भी तैयार नहीं है? आंट सियारा कहती है कि हाँ, फॉर्मल शिष्टाचार वगैरह की बात करी जाए तो फिर उसको कुछ भी नहीं आता। इस कारण की वजह से ही जाइनस आप उससे नहीं मिल सकते और यही वो कारण है जिस वजह से हम लोग उसको स्टेट से बाहर भी नहीं जाने देते।
ये सुन क्राउन प्रिंस कहता है, अगर बात ऐसी थी तो फिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका है, मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें खत्म करना चाहता हूँ, आपकी और ग्रैंड डुचेस के साथ लंच करना चाहता हूँ। ये सुन आन सियारा का मुँह बन जाता है, लेकिन वो नोट करते हुए कहती है ठीक है। अगले ही पल दिखाया जाता है जो क्राउन प्रिंस होता है वो सिसिलिया के साथ खड़ा हुआ होता है, बाहर दोनों वॉक ले रहे होते हैं। सिसिलिया याद करती है जिस समय क्राउन प्रिंस उसको पहली बार मिला था उसने प्रॉपर्ली उसे ग्रीट नहीं किया था, क्योंकि उसने एकदम से अचानक से उसके हाथ पे किस कर लिया था, जिस वजह से ये हैरान रह गई थी। वो याद करती है अभी भी दिन में जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं काफ़ी मिस्टेक सिसिलिया कर रही होती है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसका कुछ भी बुरा नहीं मान रहे होते, उल्टा उसको सुधार रहे होते हैं। वो सोचती है ऑफ कोर्स ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस मैन होगा जिस वजह से ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। क्राउन प्रिंस एगर कहता है, मैं जब भी यहाँ एलिनर मैंशन के अंदर आता हूँ इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, अब तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे आजकल आपके साथ क्या चल रहा है? सिसिलिया कहती है कि जो लास्ट ईयर था वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल भरा था, लेकिन इन दिनों मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ, अब तो बस मुझे पतझड़ का इंतज़ार है। ये सुन क्राउन प्रिंस एगर कहता है, ओह ऐसा लगता है कि आप अपने हस्बैंड रियान का इंतज़ार कर रही हैं। सिसिलिया कहती है ऑफ कोर्स उसने मुझसे वादा किया था हम लोग जब रेजिडेंस छोड़ सकते हैं जब वो यहाँ वापस आ जाएगा। एगर कहता है मैंने इस बारे में सुना, जैसा कि आप चाहो उस तरीके से आप बाहर नहीं जा सकती। आखिरकार आपको किसी की अनुमति की जरूरत क्यों है बाहर जाने के लिए? क्या आपके पास फ्रीडम नहीं है? सिसिलिया कहती है सच कहूँ तो फिर मैं नहीं जानती कि वो क्या सोचता है, तो और मैं ये भी नहीं जानती कि वो इतना दूर मुझे ढूंढने के लिए क्यों आया था। ऊपर से उसने मेरे साथ इतना दयालु भरा प्रॉमिस किया कि मैं मना भी नहीं कर पाई, और क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती इसलिए मुझे इंतज़ार करना है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं, मैं और कुछ कर ही नहीं सकती। लिटरली मैं ये बातें कह तो रही हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। क्राउन प्रिंस एगर पूछता है क्या आप उनसे प्यार करती हो? सिसिलिया बताती है कि हाँ आप कह सकते हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो कहती है किसी ने कहा था कि प्यार के भी 4 मौसम होते हैं, लेकिन मैं हमेशा गर्मियों और सर्दियों के बीच में ही उलझी रहती हूँ, और अगर इस चीज़ को तुम लोग प्यार नहीं कहते तो फिर मैं भी नहीं जानती कि प्यार होता क्या है। क्राउन प्रिंस एगर कहता है ओह ऐसा लगता है कि आजकल आप कुछ ज़्यादा पोएम रीड कर रही हो। वो बताती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि एक काइंड पर्सन ने मुझे ये पोएट्री की बुक गिफ्ट की थी। मुझे एक पैकेज मिला था लेकिन उसके पीछे किसी का नाम ही नहीं पता, लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। जैसे ये बंदा ये सुनता है वो ब्लश कर रहा होता है, दैट मीन्स ये सेंडर कोई और नहीं ये खुद ही है। सिसिलिया कहती है लेकिन योर हाइनेस आप भी उतने ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो जितना कि वो पूछता है क्या मैं? सिसिलिया बताती कि हाँ मैं आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है, और आप पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा फैमिलियर से क्यों लगते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं किसी के साथ बात कर सकती हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने किसी इंसान के साथ इतनी ज़्यादा बातें की हैं। क्राउन प्रिंस कहता है ऐसी बात नहीं है, असल में मैं वो बंदा हूँ जो कि ग्रेटफुल है। और इसी तरह से जो क्राउन प्रिंस एगर था समर जब तक कि हमारा रियान यहाँ पर नहीं है मेंशन के अंदर वो विजिट करता रहा। उसके पास अनेकों बहाने थे जिसकी वजह से वो सिसिलिया से मिलता रहा था। एक शाम उसने उसको एक एड्रेस दिया, उसने उससे कहा कि तुम जब भी चाहो यहाँ पर खत भेज सकती हो, मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगा। तुम इसको ऐसा समझ सकती हो कि तुम अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही हो, और अगर तुम्हें किसी और को भी खत भेजना हो तुम सिर्फ खत के पीछे नाम लिख देना, तुम्हारी ओर से मैं उसको खत ज़रूर भेज दूंगा। और इसी तरीके से गर्मियाँ बीतती गई और पतझड़ का मौसम भी आ गया। हिज हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक वो वापिस आ चुके थे। वहीं हम सिसिलिया को देखते हैं जिसके साथ क्राउन प्रिंस भी बैठा हुआ होता है। सिसिलिया नोटिस करती है कि इसके हस्बैंड की जो आर्मी है वो वापस आ चुकी है। वो डायरेक्टली उठती है, वो कहती है योर हाइनेस। रियान यहाँ इसके पास आ जाता है, वो उससे कहती है क्या आप वापस आ गए। वो डायरेक्टली उसी को घूर रहा होता है, पीछे जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी देख रहा होता है। सिसिलिया ब्लश कर रही होती है, जो रियान होता है वो उसको बोलता है सिसिलिया। पीछे से क्राउन प्रिंस कहता है काफी समय हो गया रियान तुमसे मिले हुए, लेकिन वो उसको डायरेक्टली इग्नोर करता है और अपनी वाइफ को किस कर लेता है। ये देख 1 मिनट के लिए क्राउन प्रिंस भी पॉज हो जाता है। रियान उसको गले लगाता है, जो सिसिलिया होती है वो ब्लश कर रही होती है। क्राउन प्रिंस कहता है सच में ग्रैंड डुचेस के लिए कितना ज्यादा प्यार से भरी हुई ग्रीटिंग थी, वहीं मेरी ओर देखो मुझे कुछ नहीं मिला, सच में मैं थोड़ा सा उदास हूँ। रियान कहता है योर हाइनेस आपसे मिल करके अच्छा लगा, काफी लंबे समय बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ एलिनर में पड़े हुए होंगे, मुझे लगा था कि आंट सियारा आपके साथ लेटर्स में सारी चीजें काउंसिल कर रही होंगी। क्राउन प्रिंस कहता है हाँ पुराने समय के कारण की वजह से मैं कुछ समय यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ। वो कहता है क्या कुछ समय के लिए?
वहीं हम सिसिलिया को देखते हैं जो कि कहते हैं मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था कि आप यहाँ आ जाने वाले हो, आखिरकार आप आए कब थे? रियान कहता है बस मैं अभी अभी आया हूँ, वैसे तुम यहाँ ग्रीन हाउस के अंदर कर क्या रही थी? सिसिलिया बताती है कि मैं हीजानेस के साथ बातचीत कर रही थी और मास्टर रोबोट को लेटर राइट कर रही थी। रियान कहता है क्या यही वो कारण था जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा खोई हुई सी थी? सिसिलिया कहती है माफ करना। वो पूछता है आखिरकार तुम कितने लंबे समय से बाहर घूम रही हो? सिसिलिया बताती है शायद लंच के बाद से। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे इस अच्छे समय के अंदर इंटरप्ट कर रहा हूँ? सिसिलिया कहती है ऑफ कोर्स नॉट, ऐसी बात कैसे हो सकती है? वहीं क्राउन प्रिंस कहता है ऐसा लगता है कि मेरा स्वागत यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वहीं सिसिलिया कहती है कि ओह ही जानिस, जब जो ड्यूक है वो यहाँ आ ही चुके हैं तो फिर शायद आप कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हो। लेकिन जो हमारा रियान होता है वो उसको एकदम से पकड़ करके जकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि योर हाइनेस आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि आपका बिल्कुल भी स्वागत नहीं है यहाँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरी वाइफ को थोड़ा सा अकेले समय मिलना चाहिए। देन ये सीन यहाँ पे कट होता है। हम देखते हैं रियान को जो कि ऑफिस के अंदर बैठा हुआ होता है। वो कहता है जो थोगन ट्राइब है हो सकता है कि वो जनरल एम्पायर के साथ मिले हुए हो, मैंने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है। क्राउन प्रिंस कहता है कि आपने काफी अच्छा किया ग्रैंड ड्यूक रियान, मैंने डूची के जब यहाँ पर नहीं था तो बजट के अंदर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की थी, आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। वहीं सिसिलिया भी यहीं बैठी हुई होती है। वो सोचती है कि मुझे लगा था ये लोग भाइयों की तरह क्लोज होंगे, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा फॉर्मल हैं। वहीं यहाँ सियारा कहती है योर हाइनेस आपको मेरे ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी पे अगले हफ्ते आना चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है ऑफ कोर्स काफी लंबे समय हो गया कि मैं लेट ग्रैंड ड्यूक से मिलने के लिए गया हूँ और शायद ये ग्रैंड डुचेस के लिए पहली बार होगा कि वो वहां जाएगी। लेकिन बीच में रियान बात काटते हुए कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि सिसिलिया वहां जाए। आंट सियारा भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि हाँ मेरे भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि ऐसा कोई वहां पर जाए। क्राउन प्रिंस विरोध करते हुए कहता है कि इसके बावजूद वो इस घर की लेडी है तो क्या उसको वहां जाना नहीं चाहिए, उसको एक विजिट तो पे करनी ही चाहिए। लेकिन रियान सख्तली मना करते हुए कहता है कि योर हाइनेस ये एलिनर का मैटर है, आपको बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगले ही सीन में देखते हैं जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ रियान, और वो यहाँ से निकल जाता है। जाते जाते भी ताना मार रहा होता है कि आखिरकार तुम कितनी देर से इतना ज्यादा घटिया सा फेस बनाते रहोगे। रियान कहता है ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है, वैसे आपको शुक्रिया अदा कि जब मैं यहाँ पर नहीं था, मेरी एब्सेंस में आपने यहाँ पर काफी अच्छे काम किए। क्राउन प्रिंस कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे गुड नाइट आपको भी और ग्रैंड डुचेस को भी। सिसिलिया कहती है गुड नाइट टू यू योर हाइनेस। सियारा भी कहती है कि ठीक है फिर मुझे भी मेरे रूम के अंदर वापस जाना चाहिए। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं सिसिल कहती है योर हाइनेस। वो भी पूछता है कि हाँ क्या बात हुई? वो कहती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं मिस कर रही हूँ। रियान कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिसिलिया पूछती है अगर ऐसी बात है तो फिर अगले हफ्ते आप कहाँ जा रहे हैं? रियान कहता है ये एलेनर मेंशन के काम को लेकर के बात है, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा सुन लिया? अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि मैं एक हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाऊंगा। वो कहती है क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकती? रियान डायरेक्टली मना कर देता है। वो याद करता है उसके फादर की मरती हुई विश थी कि एल्डर में किसी भी नाजायज बच्चे को घुसने मत देना, किसी भी इंसान को यहाँ पर कलंक मत करने देना, किसी को भी एल्डर को बदनाम मत करने देना। वो सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतने में उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो सिसिलिया को अपने करीब खींच लेता है, सोचता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को आने की चलचहाट सुनी, क्या ये एगर था? सिसिलिया भी उसको पकड़ लेती है। वो कहती है योर हाइनेस